और अब अगला पार्ट यानी सीजन 2 की स्टार्टिंग होती है और वो भी डंजिन से, जहाँ पर बेल के टीम के साथ यामाटो भी डंजिन आई हुई थी और उसके आने से मिडिल फ्लोर्स में आगे बढ़ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। पर अभी तक यामाटो डंजिन इंसिडेंट को लेकर बहुत ही एपोलोजेटिक है, पर बेल ने तो उसे कब का माफ़ कर दिया है। वो तो ये सोच रहा है कि अगर वो इसी तरह प्रोग्रेस करता रहा तो वो एज तक पहुँच सकता है। इसके बाद रात को तीनों वेल्फ के लेवल 2 होने पे पार्टी कर रहे थे और क्योंकि वेल्फ अभी लेवल 2 का हो चुका है तो उसके बनाए वेपन्स की भी वर्थ काफ़ी बढ़ गई होगी और वेल्फ ने अपना लेवल बढ़ाने के लिए उन्हें ज्वाइन किया था। तो क्या वेल्फ अभी उनके टीम को छोड़ देगा? पर वेल्फ कहता है कि नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगा, वो हमेशा ही एक साथ रहेंगे। अगर यामाटो भी उन्हें ज्वाइन करती है तो मज़ा ही आ जाता। वैसे बेल भी बहुत ही जल्द लेवल 3 का होने जा रहा है और तीनों अभी इसी के बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी पास के टेबल का एक लड़का बेल का मजाक बनाने लग जाता है कि बेल जैसा डरपोक लड़का अभी लेवल 3 होने की बात कर रहा है। अगर वो उसकी जगह पे होता तो वो तो शर्म के मारे घर से बाहर तक नहीं आता। और ये लड़का इतना ज़्यादा फुदक रहा होता है क्योंकि उसके साथ उसके फैमिलियाँ भी आई हुई है। वो तो लिली और वेल्फ का भी मजाक उड़ाने लग जाते हैं, पर फिर भी तीनों उसे इग्नोर कर रहे थे। लेकिन वो जब हेस्टिया की भी इंसल्ट करना शुरू कर देता है, बेल की बिल्कुल ही सटक जाती है और वह उसे पीट देता है। जिसके बाद दोनों फैमिलियाज के बीच एक छोटी सी फाइट होती है जिसमें कि बेल और वेल्फ डोमिनेट कर रहे थे। पर तभी उनके फैमिलिया का एक लड़का बाकी था जो कि इतने स्पीड से अटैक करता है कि बेल के पास कोई उसका काउंटर ही नहीं था। वो तो उसका मुंह तोड़ देता है और उसे चौक करने लगता है। कहता है कि तुम्हारे अंदर बस इतनी ही ताकत है लिटिल रूकी। वैसे ये सभी लोग अपोलो फैमिलिया के हैं और इसका नाम है याकिंटोस और वो लेवल 3 का है। और तभी बेट जो कि वहीं पे बैठा हुआ था कहता है कि तुम लोग मेरा मूड खराब कर रहे हो और उसे देखकर अपोलो फैमिलिया वहाँ से चली जाती है और बेट भी जाते हुए कहकर जाता है कि इतनी घमंड अच्छी बात नहीं है। इसके बाद घर पे हेस्टिया खुश हुई थी कि बेल के अंदर भी अभी थोड़ी बहुत मर्दानगी आने लगी है, पर ऐसे फाइट करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर आगे से उसे कोई कुछ भी कहता है तो वह उसे इग्नोर ही करे। पर जब उसे पता लगता है कि उन्होंने अपोलो फैमिलिया से पंगा लिया है, हेस्टिया की भी थोड़ी फटती है। और अभी अगला दिन बेल ये बात एना को बताता है और वो भी गुस्सा होती है कि आखिर उन लोगों ने अपोलो फैमिलिया से पंगा लिया क्यों। कहती है कि अब से उसे केयरफुल रहना होगा क्योंकि फैमिलियाज के बीच टेंशन बढ़ने से उनके बीच फाइट होती है और ये टाउन एक वॉर जोन में बदल जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसके बाद उसे अपोलो फैमिलिया के 2 मेंबर्स डाफने और कैसेंड्रा एक लेटर हेस्टिया के लिए देते हैं और डाफने कहकर जाती है कि मेरी सिंपैथीज तुम्हारे साथ है। हेस्टिया देखती है कि यह तो गॉड्स के बैंक्वेट का एक इनविटेशन है, पर थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें गॉड्स को अपने फेवरेट चाइल्ड के साथ आना है। पर हेस्टिया की कभी भी ना अपोलो के साथ बनी है और ना ही आगे कभी बनेगी, इसलिए वो ताके और मियाक के साथ जाने का प्लान बनाती है ताकि सब कुछ ठीक रहे। इसके बाद बैंक्वेट का दिन हेस्टिया तैयार होकर आ गई थी। ऊपर से उसने मियाक की भी हेल्प करी थी फाइनेंशियली ताकि वो भी थोड़ा रॉयल दिखे। वैसे हेरमेस और ताके दोनों पहले यहाँ पे आ चुके हैं। हेरमेस कहता है कि आज यामाटो बहुत ही अच्छी लग रही है, हालांकि मेरी आज भी किसी से कम थोड़ी है। तभी आज का होस्ट अपोलो आता है और उसके साथ डाफने, कैसेंड्रा और याकिंटोस भी थे। पहले वो सभी को आने के लिए शुक्रिया कहता है और पार्टी शुरू करता है। हेस्टिया फिर मस्त खाने में लगी हुई थी और बेल बस अपोलो को ही देखे जा रहा था। हेरमेस कहता है कि अपोलो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। इतने में फ्रेया होटल के साथ आती है और पहली बार बेल फ्रेया को देख रहा था तो हेस्टिया उसकी आंखें बंद कर देती है, कहीं उसका दिल फ्रेया पे ना आ जाए। उसे देखकर तो ताके और मियाक भी ब्लश करने लगे थे। हेस्टिया बेल को फ्रेया से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि वो किसी भी लड़के के साथ हो लेती है और बेल जैसे लड़के को वो तो जिंदा ही निकल जाएगी। वैसे अभी तक लोकी और एज भी यहाँ पे आ गए थे और हमेशा की तरह हेस्टिया और लोकी फाइट करने में लग जाते हैं। हालांकि बेल और एज बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। इसके बाद बेल बैल्कनी में खड़ा हुआ होता है क्योंकि वो ऐसे जगह में बिल्कुल भी घुल मिल नहीं पाता। तभी वो याकिंटोस को नीचे एक आदमी के साथ बात करता हुआ देखता है। इतने में हेरमेस उससे बात करने आता है, पूछता है कि वो एक एडवेंचरर क्यों बना। तो बेल बताता है कि उसके ग्रैंडपा जिन्होंने उसे बड़ा किया है, उन्होंने उसे कहा था कि अगर वो एडवेंचरर बनेगा तो उसे पैसे, लड़कियां, जो चाहे वो सब कुछ मिल सकता है और यही रीज़न था उसका एडवेंचरर बनने का। और उसे एक क्यूट गॉडेस के फैमिलिया को ही चूज करना चाहिए, जो कि शायद उसने किया भी है। हेरमेस तब कहता है कि वो बाकी लोगों की तरह डांस क्यों नहीं कर रहा, ऐसे वो एक दूसरे को जान सकते हैं। लेकिन बेल हर बार की तरह मना कर रहा था, इसलिए हेरमेस खुद एज को डांस के लिए इन्वाइट करने जाते हैं।
और एज भी सोच में पड़ जाती है कि वो अभी क्या कहे। हेरमेस कहने लगते हैं कि उन्हें किसी काम से जाना है, इसलिए वो बेल के साथ डांस कर सकती है और वो दोनों को सेट करके वहाँ से निकल जाते हैं। पर अभी बेल को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कैसे एज को इनवाइट करेगा। तभी मियाक उसे करके भी दिखाते हैं कि आखिर कैसे इनवाइट किया जाता है। पर बेल उतना अच्छा तो नहीं कर पाता, पर वो इनवाइट कर देता है और एज भी हाँ कहती है। जिसके बाद दोनों डांस कर रहे होते हैं, मगर बेल अच्छा कुछ कर नहीं पा रहा था। तो ताके कहते हैं कि उसे शांत होना है और एज के आंखों में देखना है और काम बन जाएगा। और काम सच में बन भी जाता है। दोनों काफी अच्छे से डांस कर रहे थे, पर हेस्टिया और लोकी दोनों को रोकने आ जाती है, पर हेरमेस ऐसा करने देता नहीं। फ्रेया तो कह रही होती है कि यहाँ पर एक मिनोटोर को बुला लेते हैं। वहीं पर एज कहती है कि वो पहली बार डांस कर रही है और उसे काफी मजा आ रहा है। और फिर डांस हो जाने के बाद अपोलो वहाँ पे आता है। कहता है कि उसने सुना कि हेस्टिया के फैमिलिया ने उसके फैमिलिया पे अटैक किया था और सबूत के लिए वो छोटू को कुछ ऐसे पेश करता है कि उसके हाथ पर सब कुछ टूट गए हैं। बेल कहता है कि पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। पर अपोलो यहाँ पर झूठे विटनेस के साथ भी तैयार होकर आया था। पर अपोलो उन्हें खुद को प्रूफ करने का एक मौका देता है। कहता है कि आज यहीं पर एक वॉर गेम होगी और अगर उसकी जीत होती है तो वो बेल को अपने फैमिलिया में ले लेगा। और अभी ये भी रिवील हो जाता है कि अपोलो ने हेवन में हेस्टिया को प्रपोज किया था, पर हेस्टिया ने उसे मना कर दिया और हेस्टिया उसे आज भी वॉर गेम्स के लिए मना कर देती है। तो अपोलो कहता है कि वो इस फैसले को रिग्रेट करेगी। और अभी अगला दिन हेस्टिया बता रही होती है कि वॉर गेम में लूजर अपना सब कुछ हार जाता है और अपोलो को बहुत ही अच्छे से पता है कि हेस्टिया के पास बेल ही है, इसलिए ही वो ऐसा कर रहा है। और अब जैसे ही दोनों डंजिन और अपने जॉब पे जाने के लिए बाहर निकलते हैं, अपोलो फैमिली उन पे अटैक कर देती है। बेल इस अटैक से हेस्टिया को बचा लेता है, जिसके बाद वो कुछ लोगों को डाउन भी कर देता है। पर अपोलो फैमिली के लोग इतने ज़्यादा थे कि उन्हें भागना ही पड़ता है, लेकिन हर तरफ से अपोलो फैमिली उन पे हमला कर रही थी। हेस्टिया कहती है कि उन्हें गिल्ड जाना होगा, वहीं पर ही वो सेफ रहेंगे। लेकिन तब डाफने और कैसेंड्रा सामने आती हैं। डाफने बताती है कि अपोलो को जब भी कोई पसंद आ जाता है वो उसे किसी भी हाल में हासिल करके ही रहता है। वो उनके पीछे पड़ा रहता है जब तक कि वो हार नहीं मान ले। और इसी तरह ही अपोलो ने डाफने और कैसेंड्रा को भी हासिल किया है। पर बेल अब भी ज्वाइन करने से मना कर देता है और एक फायरबोल्ट अटैक करके वहाँ से भाग जाता है। कैसेंड्रा तब कहती है कि उसे एक सपना आया है कि उन्हें बेल को प्रोवोक करना नहीं चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा, पर डाफने उसके बातों को बिलीव नहीं करती। इसी दौरान डंजिन के बाहर दोनों बेल का इंतजार कर रहे थे और अभी उन्हें फिक्र भी होने लगी थी। तभी उन्हें कुछ लोगों से इस अटैक के बारे में पता चलता है और इस वक्त एज को भी इसके बारे में टियोना से पता चल चुका था, पर फिन हेल्प करने से मना कर देता है। वैसे अभी तक बेल बस भाग ही रहा है और तभी फाइनली उसके सामने याकिंटोस आता है और तारीफ करता है कि बेल अभी तक जिंदा है कि उसे खुद फाइट करने आना पड़ा। यह कहते ही वो स्पीड कट्स लगाना शुरू करता है, जिसका कोई भी काउंटर बेल के पास नहीं था। इसी दौरान एना गिल से बात कर रही थी कि उन्हें अपोलो फैमिली को रुकने का ऑर्डर देना होगा, पर ओल्डमैन बताते हैं कि कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो जो भी फाइन लगाएंगे अपोलो फैमिली उसे पे कर देगी मगर रुकेगी नहीं। और अभी दूसरी ओर बेल अपने घुटनों पे आ चुका था। याकिंटोस कहता है कि उसे बड़ा ही अजीब लग रहा है कि अपोलो सामा को तुम जैसा कोई पसंद आ गया, पर क्योंकि पसंद आ ही गया है तो तुम्हें आना होगा। पर उससे पहले वो उसे बुरी तरह घायल करके टॉर्चर करना चाहता है क्योंकि बाद में उसे हिल करके ठीक कर दिया जाएगा। पर तभी मियाक की फैमिली स्नैपिंग करना शुरू करती है और याकिंटोस को बेल के पास आने ही नहीं देती, जिससे कि बेल को भागने का मौका मिल जाता है। पर याकिंटोस जानता है कि बेल अभी जिस हाल में है वो ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगा और ठीक ऐसा ही होता है। अपोलो फैमिलिया की एक्रो टीम उसे ढूंढ लेती है, पर तभी वहाँ पर ओका की टीम उनके हेल्प के लिए आ जाती है। तो यह आदमी कहता है कि क्या वो अपोलो फैमिलिया के खिलाफ जा रहे हैं। तो ओका कहता है कि ज़रूरत के वक्त वो कभी अपने एलाई का हाथ नहीं छोड़ सकते। और तभी वेल्फ और लिली भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जिनके साथ मियाक भी वहाँ पे आए थे और वो एक लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि बेल थोड़ा बहुत हिल हो गया था। और यह होते ही बेल फाइट करने जा रहा था, पर हेस्टिया कहती है कि उन्हें भागकर पहले गिल्ड जाना होगा और इसे भी लोगों का यही मानना था, इसलिए चारों वहाँ से भागते हैं। मगर फिर कुछ लोग आ जाते हैं और उन्हें रोकने इस बार वेल्फ और लिली यहीं पे रुकते हैं और बेल और हेस्टिया को आगे भेज देते हैं। और अभी वेल्फ सामने से फाइट कर रही थी और लिली उसे पीछे से बैकअप दे रही थी। पर तभी सोमा फैमिलिया का जेनिस वहाँ पे आता है, जो कहता है कि मुझे बताया गया था कि तुम मर चुकी हो। और ये वही आदमी है जिसे कि याकिंटोस पार्टी के दौरान बात कर रहा था।
और अभी लिली वेल्फ से कहती है कि वो सोमा फैमिलिया ज्वाइन करने जा रही है, वो ये बात बेल को बता दे। इसी दौरान बेल और हेस्टिया एक ब्रिज के नीचे छुपे हुए थे और तभी याकिन्टोस अनाउंस करता है कि अगर बेल लकी रहा तो वो इस बार तो बच जाएगा, लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ना ही यहाँ पर और ना ही डंजिन में। वो उसका पीछा तब तक करते रहेंगे जब तक कि बेल हार नहीं मान लेता। और ये सब देखते हुए हेस्टिया कहती है कि अभी उनके सामने 2 रास्ते बचे हैं, एक हारे हुए बैटल में फाइट करना या फिर इस टाउन को छोड़कर भाग जाना, और बेल के साथ वो कहीं पर भी खुश रह लेगी। हेस्टिया पूछती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना, क्योंकि मैं तो तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ ही मैं हमेशा रहना चाहती हूँ। बेल कहता है कि मैं आपकी बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूँ, और तभी उन्हें ढूंढ लिया जाता है और उन पर हमला कर दिया जाता है और फिर से भागम भाग शुरू हो जाती है। और इससे हेस्टिया इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो डायरेक्ट ही अपोलो के मैंसन पहुँच जाती है और अपोलो फैमिलिया के सामने वो वॉर गेम चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। अपोलो कहता है कि वो इस गेम को फेयर रखना चाहता है, जिसके लिए कुछ रूल्स भी डिसाइड होंगे। इसके बाद वेल्फ आकर बताता है कि लिली को सोमा फैमिलिया उठा के ले गई है, और बेल ये बात सुनते ही उसे बचाने जाने लगता है, पर हेस्टिया उसे रोकती है, कहती है कि वो लिली को बचाएंगे, मगर बेल को वॉर गेम की तैयारी करनी होगी। वॉर गेम स्टार्ट होने से पहले जितना हो सके उसे उतना स्ट्रॉन्ग होना होगा, क्योंकि वही है जो कि उन्हें जीत दिला सकता है। और हेस्टिया प्रॉमिस करती है कि वो खुद लिली को रेस्क्यू करेगी। इसलिए बेल अभी लोकी फैमिलिया आता है ताकि वो ऐसे रिक्वेस्ट कर सके कि वो उसे फिर से ट्रेनिंग दे दे, पर वॉर गेम इन्वॉल्व होने की वजह से उसे मिलने दिया नहीं जाता। और तभी टियोने भी उसे समझा देती है कि वो यहाँ से दफा हो सकता है, उसे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन ये तो बस एक कोड था, क्योंकि बाहर टियोना एज के साथ रेडी थी और एज उसे ट्रेन करने के लिए तैयार भी हो जाती है, पर चुप कर, क्योंकि वो सबके सामने ये नहीं कर सकती, क्योंकि ऑफिशियली फिन नहीं चाहता है कि लोकी फैमिलिया इसमें इन्वॉल्व हो। इसके बाद हमें सोमा फैमिलिया को दिखाया जाता है, जिसके सामने नशेड़ियों की भीड़ लगी हुई थी। और अभी जेनिस लिली को लेकर सोमा के पास आता है, कहता है कि लिली फिर से फैमिली को सर्व करना चाहती है, पर तभी लिली कहती है कि वो इस फैमिलिया को छोड़ना चाहती है, प्लीज सोमा उसे रिलीज कर दे। पर नशेड़ी सोमा ना ही कुछ कहने के हालत में था और ना ही कुछ सुनने के, इसलिए वो सब कुछ जेनिस के हाथों ही छोड़ देता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। जेनिस कहता है कि वो बेशक फैमिलिया छोड़ सकती है, मगर उसे पहले 10 मिलियन एज ए फाइन देना होगा। दूसरे शब्दों में लिली फैमिलिया छोड़ नहीं सकती, और फिर उसे प्रिजन में रखा जाता है। और तभी हमें दोनों का रीयूनियन दिखाया जाता है। लिली को पता चलता है कि अपोलो फैमिलिया ने सोमा फैमिलिया को हायर किया है बेल को पकड़ने के लिए, और इसलिए लिली डील करती है कि वो फैमिलिया वापस आने को तैयार है, मगर बदले में जेनिस को सोमा फैमिलिया को रोकना होगा कि वो बेल पे हमला ना करे। और जेनिस भी इसके लिए मान जाता है, बस इसलिए क्योंकि लिली के पास एक रेयर ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक है। और अभी अगला सीन शिफ्ट होता है जब वॉर गेम्स के लिए गॉड्स की एक मीटिंग हो रही थी, पर हेस्टिया और बेल कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। कहीं वो भाग तो नहीं गए ना? वो सायर कहती है कि बेल कभी ऐसा नहीं करेगा। इसी दौरान हेस्टिया एलएस के साथ एक मीटिंग कर रही थी, बताती है कि उन्हें रात को अटैक करना होगा, क्योंकि तभी सिक्योरिटी कम होती है। ओका तब पूछता है कि क्या उनके लिए अभी वॉर गेम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दूसरे फैमिलिया के लोग वॉर गेम में उनकी कुछ मदद भी कर नहीं पाएंगे, तो आखिर अभी लिली को बचाने का क्या फ़ायदा। हेस्टिया बताती है कि बेल को लिली की फिक्र हो रही है और इस तरह वो सही से फाइट कर नहीं पाएगा, और इसलिए लिली को बचाना ज़रूरी है ताकि बेल खुले माइंड से फाइट कर सके। और वैसे भी उसने बेल को वादा किया था, और क्योंकि अभी तक हेस्टिया गॉड्स की मीटिंग में नहीं पहुंची थी, ताके और मियाक कहते हैं कि उसे फीवर हुआ है, तो आखिर वो कैसे आएगी। पर लोकी कह रही होती है कि वो तो डर के भाग गई होगी। पर तभी हेस्टिया वहाँ पे पहुँच जाती है और डिसाइड होता है कि अगर अपोलो जीतता है तो बेल उसके फैमिलिया को ज्वाइन करेगा। हेस्टिया तब कहती है कि उसके फैमिलिया में बस एक ही मेंबर है, क्यों ना अपोलो भी अपने फैमिलिया के किसी एक को ही चूज करे और वो फाइट ऐसे ही करेंगे। मगर अपोलो इस बात पर एग्री नहीं करता, और फिर लॉटरी से डिसाइड होता है कि मैच टाइप आखिर कैसी होगी। और ये मैच एक सीज टाइप मैच निकलती है, जिसमें कि तुम्हें कैसल को प्रोटेक्ट करना होता है, और बेल अकेले एक कैसल को प्रोटेक्ट या फिर उसे इन्वेड कैसे करेगा। तभी हेरमेस कहता है कि हेस्टिया के पास बस एक ही मेंबर है और ये तो अनफेयर होगा, उसे भी कुछ हेल्प मिलनी चाहिए। पर अपोलो मना कर देता है कि आखिर वो हेल्प अलाउ क्यों करे। लेकिन जब फ्रेया कहती है तो उसकी बिल्कुल फट गई थी। ऊपर से दूसरे गॉड्स भी इसी बात को सपोर्ट करते हैं, इसलिए अपोलो कहता है कि हेस्टिया बस किसी एक की ही मदद ले सकती है, पर उसे ओरारियो के बाहर के किसी फैमिलिया से किसी को चूज करना होगा। इसके बाद मीटिंग एंड हो गई थी और हेस्टिया लिली को कैसे बचाएंगे उसी के बारे में सोच रही थी, क्योंकि एडवेंचरर कौन होगा यह काम उसने हेरमेस के ऊपर छोड़ दिया है।
और अभी रात को जेनिस लिली के पास ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक के लिए आया हुआ था, क्योंकि उसे पैसे चाहिए, लड़की चाहिए, दारू चाहिए, सब कुछ चाहिए, और उसके गॉड उसे कुछ भी नहीं कहते, तो वो उसके मन में जो भी आता है वो कर सकता है, और ये फैमिली इसके लिए बिल्कुल बेस्ट है। इतने में हेस्टिया सोमा फैमिलिया के ऊपर अटैक कर देती है, तो जेनिस कहता है कि उन्हें मार दो, क्योंकि पहले हमला उन लोगों ने किया है। लिली सोच रही होती है कि अभी वो क्या करेगी, तभी वहाँ का गार्ड उसे कीज दे देता है, क्योंकि उसे भी जेनिस बिल्कुल भी पसंद नहीं, और लिली वहाँ से निकलती हेस्टिया और बाकी सभी को फाइट बंद करके यहाँ से चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो तो बस उन लोगों के लिए एक बोझ बन रही है। तो फिर हेस्टिया बताती है कि कैसे बेल उसका सपोर्ट चाहता है, और अब ये वॉर गेम भी सेट हो गई है, और उसके सपोर्ट के बिना बेल इस गेम को जीत नहीं पाएगा। पर लिली समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर वही क्यों, आखिर वो उनकी क्या मदद कर पाएगी, उसे तो कुछ आता ही नहीं है। वो भागकर फिर सोमा के पास आती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो इस फाइट को रोक दे, उन्हें बचा ले, हेस्टिया फैमिलिया को छोड़ दे। तो सोमा उसे ये डिवाइन वाइन पीने को कहता है कि अगर वो इसे पीने के बाद भी ये सब कुछ कह पाती है तो वो उसके बात को सुनेगा, और इसीलिए लिली ये पी लेती है, ये जानते हुए भी कि वो अपना आपा खो देगी, उसे नशा हो जाएगा, वो कुछ सोचने की हालत में नहीं होगी। और उसे ठीक ऐसा ही हो रहा था। पर बेल के प्रति जो रिस्पेक्ट है, इसे लिली को हिम्मत आती है और वो फाइट रोकने के लिए कहता है। और नॉर्मली कोई भी इस वाइन को पीने के बाद कुछ कहने का हालत में होता ही नहीं है, और इसलिए सोमा इस बात को मान जाता है और इस फाइट को रोक देता है। इतने में जेनिस वहाँ पर पहुँच गया होता है, लेकिन सोमा फिर भी इस फाइट को बंद करने का ही ऑर्डर देता है, और गुस्से में जेनिस लिली को मारने जा रहा होता है, पर वेल्फ उसे ऐसा करने देता नहीं और उल्टा उसे ही पीट देता है। और फिर लिली से कहता है कि घर जाने का वक्त आ चुका है। और फिर लिली सोमा से एक को रिक्वेस्ट करती है, और सोमा ये रिक्वेस्ट मान भी जाता है, जिससे कि लिली अभी हेस्टिया फैमिलिया को ज्वाइन करती है और सोमा फैमिलिया छोड़ देती है। और फिर लिली चलकर सभी लोगों को उसे बचाने के लिए शुक्रिया कह रही होती है, पर यह भी कह रही होती है कि उसके जुड़ने के बाद ज़्यादा कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। और क्योंकि भी मिशन कंप्लीट हो गया होता है, तो सभी लोग अपने फैमिलिया वापस चलते हैं। पर ताके सोच रहे होते हैं कि आखिर वो कैसे हेस्टिया की मदद करेंगे। और तभी यामाटो उनके पास आती है और कहती है कि वो हेस्टिया फैमिलिया ज्वाइन करना चाहती है। और यही सेम बात वेल्फ हेफाइस्टस को कहता है। हेफाइस्टस कहती है कि क्या वो यहाँ पर रहकर मैजिक वेपन से भी बेहतर वेपन बनाना नहीं चाहता। तो वेल्फ कहता है कि अगर मुझ में स्किल्स हैं तो मैं ये काम कहीं पर भी कर सकता हूँ, और ये बात आपने ही मुझे सिखाई है। और पूछने पे कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो वेल्फ कहता है कि दोस्त के लिए। वहीं पर हेरमेस रियू से हेल्प की रिक्वेस्ट करता है, ये भी कहता है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि ये रियू है। और अभी शाम को बेल भी तीनों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और वह पहले से थोड़ा बहुत बेहतर भी हुआ था। मगर जब उसे एक ओपनिंग दिखती है, वो अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वो बुरी तरह पिट जाता है। और एज कहती है कि मॉन्स्टर्स और ह्यूमन से फाइट करना बहुत ही अलग होता है। जब भी कोई एक ओपनिंग को देखकर अटैक करने का सोचता है, तो वो खुद भी तब अपने लिए एक ओपनिंग क्रिएट करता है। और यही चीज़ अभी बेल ने करी थी, जिसका फ़ायदा एज ने उठाया। एज कहती है कि जब भी तुम हारने के कागार पर आ चुके होते हो, तभी तुम्हारे पास जीतने का सही मौका होता है, और इस बात को हमेशा याद रखना। दूसरी ओर फ्रेया कह रही होती है कि अगर एप्पल उस मीटिंग में ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करता तो वो उसे वहीं पर ही क्रश कर देती, पर एज ए गॉडेस शायद ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लगता। और फिर नेक्स्ट डे सभी लोग बेल के आने का इंतज़ार कर रहे थे, और उसके आते ही सभी लोग वॉर गेम के लिए निकलते हैं। और ये बैटल एक स्पेशल जगह पे हो रही है, जहाँ पर के बस एडवेंचरर से अलाउड है। और सायर तभी उसे एक लकी चार्म देती है, जो कि किसी एडवेंचरर ने उसे देने के लिए दी है, और वह उसे गुड लक भी विश करती है।
और अभी दूसरी ओर कैसल में जहाँ पर कि ये बैटल होने वाली है, अपोलो फैमिली वहाँ पर पहले से ही पहुँच चुकी होती है और कैसेंड्रा कहती है कि यह फोर्ट खत्म हो जाएगी क्योंकि उसे ऐसा सपना आया है। पर डाफने कहती है कि यह बैटल 3 दिन का होगा और ह्याकिन्टोस को बस सरवाइव करना है और जीत उन्हीं लोगों की होगी। और वैसे भी उन्हें बस बेल को टेक डाउन करना होगा और ये काम बहुत ही ईजी है। तभी कैसल की गेट्स बंद हो रही होती है पर आखिरी वक्त पे लुआन एंटर करता है, वो छोटा सा लड़का, जो देखकर कैसेंड्रा कहती है कि उसे अंदर आने देना नहीं चाहिए था। और अभी अगला दिन और आज वॉर गेम स्टार्ट हो रही है जिसकी कमेंट्री गनेसा फैमिलिया कर रही थी और सभी गॉड्स इस मैच को देखने एक स्पेशल हॉल में इकट्ठा हुए थे। और अपोलो हेस्टिया को टीज कर रहा होता है कि अभी बस कुछ ही वक्त की बात है जिसके बाद बेल उसका हो जाएगा। और जैसा कि हमेशा होता है इस मैच के लिए भी बैटिंग हो रही थी जहाँ पे सभी लोग पैसे अपोलो फैमिलिया पे ही लगा रहे थे मगर मोड हेस्टिया फैमिलिया पे लगाता है। और अभी हेरमेस अपने मैजिक का यूज करता है जिससे कि सभी लोग इस मैच को हर जगह पे देख पाएंगे। और जैसे ही वॉर गेम स्टार्ट होती है सबसे पहले रियू अटैक करना शुरू करती है और उसके पास 2 सोर्स थी और वो भी 2 मैजिक सोर्स, एक विंड और एक फ्लेम की। और वो फोर्ट के बाहरी वॉल्स को डिस्ट्रॉय करने से लेकर सोल्जर्स को भी मारना शुरू कर देती है। लेकिन वो मन ही मन सोच रही होती है कि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो मैजिक सोर्स का यूज करेगी। और अभी उसके इस अटैक को देखते हुए अंदर भी हलचल मच गई थी क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो हमला इतनी जल्दी कर देंगे। तभी लुआन वहाँ पर आता है और कहता है कि 50 एडवेंचर्स को लेकर बाहर जाओ और उसे डाउन करो, जो कि उनके टोटल स्ट्रेंथ का हाफ है क्योंकि रियू के पास मैजिक सोर्स है और ज़्यादा एडवेंचर से मिलकर उसे हरा पाएंगे। और क्योंकि ये ऑर्डर ह्याकिन्टोस ने दी थी तो कोई कुछ पूछता भी नहीं है। पर उनके बाहर आते ही रियू उन्हें भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। पर एक लिमिट के बाद दोनों ही सोर्स टूट जाती है और रियू एक लाठी से उनसे फाइट करना शुरू करती है। इसी बीच यामाटो चुपके से फोर्ट में एंटर करती है मगर लुआन सभी को बता देता है कि यामाटो एंटर कर गई है। पर यहाँ पर ये एल्फ कह रहा होता है कि तुम एक एल्फ हो के मैजिक सोर्स का यूज़ कर रही हो जिससे कि हमारे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो रियू कहती है कि अपने लोगों के हेट्रेड से ज़्यादा मेरे लिए मेरे दोस्त मायने रखते हैं। और ये कहते हुए वो उस एल्फ को डाउन कर देती है जिसके बाद डरते हुए सभी एडवेंचर्स एक साथ ही उस पर हमला करते हैं। और अभी यहाँ पर यामाटो बिल्कुल बीचों बीच पहुँच गई होती है पर वो चारों तरफ एडवेंचर से बिल्कुल घिर भी गई थी। पर तभी यामाटो ग्रेविटी मैजिक का यूज़ करती है जो कि वो बहुत देर तक कर सकती है और वह उन्हें तब तक यहीं पर ही रोक कर रखेगी। और यही यामाटो का प्लान था। और ये सब देखकर अपोलो का दिमाग खराब होता जा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। हेरमेस वहीं पर कहता है कि अपोलो फैमिली सब कुछ बहुत ही फास्ट कर रही है। बैटल में इंफॉर्मेशन एक बहुत ही ज़रूरी वेपन होती है और ये जितनी जल्दी मिलेगी उतना ही अच्छा होता है। और अगर इसे ही पॉइजन कर दिया जाए तो ख़त्म होने में देर नहीं लगती। और तभी लुआन फोर्ट का गेट ओपन कर देता है बेल और वेल्फ के लिए, जो देखकर सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए थे कि लुआन आखिर ये क्या कर रहा है। पर उन्हें क्या पता कि ये तो लुआन नहीं बल्कि लिली है जो कि बस हेस्टिया फैमिलिया को ही पता है। इसलिए सब लोग कह रहे होते हैं कि लुआन ने अपोलो को धोखा दिया है जबकि उसे तो पकड़ के बंद करके रखा गया है और मियाक उसके गार्ड पे बैठा है। और अभी क्योंकि बेल और वेल्फ आ चुके होते हैं डाफने कहती है कि वो यहाँ से उन्हें आगे जाने नहीं दे सकते। पर तभी बेल आगे बढ़ता है जो देखकर मैजेस उसके ऊपर हमले की तैयारी करने लगते हैं। पर तभी पीछे से वेल्फ अपने मैजिक का यूज़ करता है जिससे कि हमला उन्हीं के ऊपर हो जाता है और वो सभी डाउन हो गए थे जिससे कि बेल को वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है। और उसके पीछे डाफने जा रही होती है उसे रोकने पर वेल्फ उसे जाने देता नहीं। और ये देखकर टियोना कहती है कि अगर उसके पास मैजिक सोर्ड होती तो बेल ये सारे काम और भी जल्दी कर पाता। तो बेट कहता है कि बेल ह्याकिन्टोस को अपने ताकत से हराना चाहता है क्योंकि वो एक मर्द है। और अभी तक ह्याकिन्टोस को पता लग चुका होता है कि बेल उसी की तरफ आ रहा है। तो कैसेंड्रा उसे सलाह देती है कि उसे भाग जाना चाहिए मगर ह्याकिन्टोस कहता है कि वो अकेला है और वो इतने सारे तो वो उसे बहुत ही इजीली हरा देंगे। और अभी दूसरी ओर यामाटो की मैजिक खत्म हो गई थी पर वो अब भी सोर्ड के साथ उनके साथ फाइट करने को तैयार है। पर तभी बेल सामने से नहीं बल्कि नीचे से एर्गोनॉट स्किल के साथ फायरबोल्ट मैजिक का यूज़ करता है जिसका असर इतना ज़्यादा होता है कि ऊपर का पूरा फ्लोर ही टूट गया था जिससे कि बाकी सब तो डाउन हो गए थे बस ह्याकिन्टोस को छोड़कर। और अभी बेल और ह्याकिन्टोस के बीच एक ड्यूल होती है और बेल इतना फास्ट हो चुका होता है कि ह्याकिन्टोस कुछ कर ही नहीं पाता। वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा होता है कि यह वही बेल है जिसको कि उसने पीट दिया था। और अभी बेल फाइनल ब्लो देने जा रहा होता है पर तभी कैसेंड्रा आकर उसे पकड़ लेती है जिससे कि ह्याकिन्टोस को मौका मिल जाता है मैजिक अटैक यूज़ करने का जो कि वो कर भी देता है। पर आखिरी वक्त लिली आकर उसे धक्का दे देती है जिससे कि बेल बच गया था। पर यह कोई रेगुलर अटैक नहीं था, यह मैजिक अटैक तब तक उसका पीछा करता रहेगा
जब तक कि वो टारगेट को हिट नहीं कर देता। इसी वजह से बेल को फायरबोल्ट यूज़ करना पड़ता है, लेकिन ब्लास्ट इतना करीब होता है कि बेल भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया था, मगर वो फिर भी हिम्मत करके खड़ा हो जाता है, जो कि याकिन्टोस बिलीव कर नहीं पा रहा था। इसलिए याकिन्टोस डायरेक्ट उसे मारने के लिए उसके तरफ आता है ताकि एक ही बारी में सब कुछ खत्म हो जाए। और तभी बेल को एज के बात याद आती है कि जब तुम एक ओपनिंग समझ के दूसरे के ऊपर हमला करते हो तभी तुम सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हो। और बेल इसी चीज़ पे काम करता है। याकिन्टोस के हमले को डॉज करते हुए उसे एक किक मारता है और फिर उसके चेहरे पे एक पंच मारकर उसे हरा देता है। और ऐसे ही जीत होती है हेस्टिया फेमिलिया की। और इसे सबसे ज़्यादा शायद मॉडी खुश होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसे ही हुआ था। वैसे मिया की फेमिलिया ने भी इसमें पैसे लगाए थे और इसे जीत से सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। बस एपोलो की बिल्कुल फटी हुई थी। हेस्टिया कहती है कि तुमने कहा था कि अगर मेरी जीत होती है कि तुम मुझे वो सब कुछ दोगे जो मैं चाहती हूँ। और हेस्टिया उसके सारे प्रॉपर्टी मांग लेती है और उसके फेमिलिया को स्प्लिट कर देती है और उसे ओराडियो से बेनिस्ड होने का भी ऑर्डर दे देती है। कहती है कि जैसे वो दोबारा कभी ओराडियो में पैर ना रखे। इसी दौरान बेल उन सभी लोगों के हेल्प के लिए उन्हें शुक्रिया कह रहा होता है। बस उन्हीं लोगों की वजह से आज वो ये वॉर गेम जीत पाए। सायर की दी हुई ये पेंडेंट टूट गई थी, जिसके लिए उसे बुरा लग रहा था। और फिर इसके बाद वो सभी अपने नए घर आते हैं, जो कि एपोलो का मेंशन है, जो कि अभी उन लोगों का हो चुका है क्योंकि उसने उन लोगों का पुराना घर तोड़ दिया था। और फिर हेस्टिया उन लोगों का एक एम्बलम ड्रॉ करती है, जिसमें कि एक बेल है जो कि बेल का साइन होगा और फ्लेम है जो कि हेस्टिया की साइन होगी। और उसके साथ सोर्ड और एक फॉक्स भी बनी हुई थी, जो कि लिली, वेल्फ और यामाटो को रिप्रेजेंट करती है। और अभी अगला सीन, लिली सोमा को उसे रिलीज करने के लिए शुक्रिया कहने आई थी, जिसके बाद वो अपने न्यू मेंशन वापस चलते हैं और वो पार्टी करते हैं जो बेल के लेवल 3 होने के खुशी में हो रहा था। और सबने मिलकर फैसला किया है कि आज से वो बेल को उनका कमांडर बनाएंगे, क्योंकि कोई भी उसे ज़्यादा कैपेबल नहीं है। वैसे उन लोगों ने इस मेंशन को रिनोवेट किया है, क्योंकि यहाँ पर पहले बस हर तरफ एपोलो की स्टैचू लगी हुई थी। और ये रिनोवेशन खुद गोइबन्यू ने करी है, जो कि गॉड ऑफ आर्किटेक्चर है। एक बहुत ही अच्छा हॉट बाथ भी तैयार किया गया है और वेल्फ के लिए एक बहुत ही अच्छा वर्कशॉप, जहाँ पर के वो अपना वेपन्स बना पाएगा। और इसे यामाटो और वेल्फ दोनों ही बहुत ही खुश हुए थे। लेकिन यहाँ पर ये तीनों सोच रहे होते हैं कि इतने बड़े मेंशन को मेंटेन करना, उन्हें मेट्स को हायर करना होगा। और बेल इमेजिन करने लग जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी मज़ा आएगा। और ये देखकर हेस्टिया और लिली मेड आइडिया को ड्रॉप कर देते हैं। तभी बेल देखता है कि बाहर कैसेंड्रा और डाफने खड़ी थी, क्योंकि कैसेंड्रा को सपना आया है कि उसकी पिलो यहीं पर ही रह गई है। पर डाफने उसके बातों पर बिलीव नहीं कर रही, कहती है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। पर बेल उसके बातों पर बिलीव करता है और चेक करने पर उसकी पिलो यहीं से ही मिलती है। डाफने कहती है कि आज वो चलते हैं, कल उनकी मुलाकात फिर से होगी, क्योंकि हेस्टिया लोगों को रिक्रूट कर रही है, जो कि कल है, क्योंकि वॉर गेम के बाद उनकी रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और यही सही मौका है लोगों को रिक्रूट करने का। और उसका प्लान है कि वो फेमिलिया को ओराडियो के टॉप पे लेकर जाना चाहती है। और अभी अगला दिन 100-200 लोग आ जाते हैं जो कि उन्हें ज्वाइन करना चाह रहे थे, जो देखकर बेल और हेस्टिया का कोई खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि दोनों ने वो दिन भी देखा जब कोई भी उन्हें ज्वाइन करना नहीं जा रहा था। इसलिए ये चीज़ को देखकर दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। पर लिली नोट करने में लगी हुई थी कि आखिर किसे किसे शॉर्टलिस्ट करना है, और जो भी लड़कियां दिखने में अच्छी थी और बेल का ध्यान अपनी तरफ ले सकती थी, लिली उन्हें पहले रिजेक्ट कर देती है। पर अभी अंदर यामाटो अपने एड्रेस ढूंढने में लगी हुई थी और तभी उसे एक डॉक्यूमेंट मिलती है, जो कि हेस्टिया ने एक डू नॉट टच बॉक्स में रखी थी। और अभी यहाँ पर हेस्टिया और बेल सभी लोगों को एड्रेस कर रहे थे। वैसे यहाँ पर डाफने और कैसेंड्रा भी आई हैं उन्हें ज्वाइन करने। तभी यामाटो भागते हुए उसे डॉक्यूमेंट को लेकर बाहर आती है, जो कि 200 मिलियन डेट की है। और ये पता चलते ही सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि कोई भी इतना ज़्यादा डेट में डूबा हुआ फेमिलिया को ज्वाइन करना नहीं चाहता। वेल्फ तब नोटिस करता है कि ये तो हेपेस्टस के बनाए हुए एस्टिया नाइफ के डेट स्लिप है, मतलब बेल 200 मिलियन नाइफ का यूज़ करा था बैटल्स में। और ये बात पता लगते ही बेल इतना ज़्यादा शॉक्ड होता है कि वो बेहोश ही हो जाता है। हेस्टिया फिर बताती है कि इसके पैसे उसके सैलरी से पहले ही कट जाते हैं, लेकिन उसे ये बात एटलीस्ट बेल को तो बताना चाहिए था। लिली पूछती है कि एपोलो से मिले पैसों का क्या हुआ, तो हेस्टिया बताती है कि वो तो सारा कुछ खर्च हो गया है, मगर कोई भी इसे डेट को लेकर फिक्र ना करे। ये डेट उसने खुद ली है और वो अपने फैमिलिया पे इसे डेट का बोझ डालना नहीं चाहती, इसलिए वो खुद ही इसे रीपे कर देगी। पर तीनों कह रहे होते हैं कि हेस्टिया उन पर रिलाई कर सकती थी। और अभी कुछ समय के बाद बेल को होश आ जाता है और वेल्फ उसका मूड सही करने उसे हॉट वाटर बाथ में लेकर आता है। और अभी साइड वाल पे हेस्टिया थी, जो कि उनकी बातें सुनने में इवन बेल को इस हाल पे देखने में लगी हुई थी। और तभी यामाटो और लिली भी वहाँ पे पहुँचते हैं।
बेल अभी वेल्फ को फैमिली ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया कहता है और यामाटो के लिए भी वो बहुत ही ग्रेटफुल है जिसने कि अपनी फैमिली छोड़ दी बस उनके वॉर गेम में हेल्प करने के लिए। और लिली उसने तो उसे रियल एडवेंचरर बनना सिखाया है और वही सबसे पहले उसके कॉमरेड बनी थी। और हेस्टिया, सब लोग कहते हैं कि वो एक यूजलेस गॉडेस है, लेकिन बेल के लिए वो सबसे ज़रूरी है, सबसे बेस्ट गॉडेस है और उसे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। सभी लोग उसकी कितनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं मगर वो बदले में उनके लिए कुछ भी कर नहीं पा रहा। तो वेल्फ कहता है कि ऐसा नहीं है, उसने भी उनकी हेल्प करी है। और इन बातों से हेस्टिया इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई होती है कि वो दीवार टाप कर आने की कोशिश में थी, पर लिली और यामाटो उसे रोक लेती है। और अभी रात को हेस्टिया कहती है कि वो 200 मिलियन डेट को रीपे करने में उन सभी लोगों की मदद चाहती है और सब लोग इसके लिए पहले से ही राजी थे। पर तभी चिकुसा वहाँ पर आती है और यामाटो को वो कुछ ऐसा कहती है कि ये बात जानकर वो बिल्कुल ही हैरान रह गई थी। जिसके बाद हमें एक अननोन एनिमल लड़की को दिखाया जाता है। और अभी अगला सीन शिफ्ट होता है जब एक ब्यूटीफुल लेडी रात को सिटी ऑफ नाइट्स, जिसे प्लेजर क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है, उसे स्टार्ट करती है, जो कि यहाँ का रेड लाइट एरिया है जहाँ पर लड़कियाँ मर्दों को खुश करने का काम करती हैं। वहीं पर यामाटो आज जल्दी सोने का कहकर छुपकर कहीं जाने के लिए निकलती है और ये बात इन तीनों को पता थी, इसलिए वो उसका पीछा करना शुरू करते हैं कि आखिर वो कहाँ पर जा रही है। और यामाटो चलकर उसके दोस्त चिकुसा से मिलती है। दोनों मिलकर सिटी ऑफ नाइट्स आ जाते हैं और शायद यही रीजन है जिस वजह से दोनों ये बात छुपा रही थी। पर वो किससे मिलने आई है ये पता करने वो उन्हें फॉलो करना जारी रखते हैं। पर क्योंकि अपना बेल है तो बड़ा ही क्यूट, तो उसे लड़कियां बस पकड़ पकड़ के किस कर रही थी। तब यामाटो और चिकुसा को कुछ आदमी उस टाइप के समझ के उन्हें अप्रोच कर रहे थे, तो वेल्फ और लिली को चलकर उन्हें बचाना पड़ता है और वो बेल को बिल्कुल भूल ही जाते हैं, जिसको कि एक लेडी जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। इसी दौरान यामाटो बताती है कि उनके होमलैंड की एक दोस्त को यहाँ पर काम करते हुए देखा गया है। वो कुछ सालों पहले मिसिंग हो गई थी। वैसे वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए वो खुद से तो यहाँ पर आई होगी नहीं, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और इसी वजह से वो चेक करने आए हैं कि ये बात सच है या नहीं। लिली कहती है कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए और वो बाहर से ही जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। और तभी उन्हें याद आता है कि बेल कहाँ गया। वो तो लड़कियों से बचता हुआ खो गया था, समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कहाँ जाए। और तभी उसे एनिमल लड़की दिखती है। इतने में हेरमेस उसे मिलता है, जो कहता है कि अच्छा जी, इतनी उम्र हो गई है कि रात को यहाँ पर आना चालू हो गया है। तो बेल कहने लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वैसे आप यहाँ पर। तो हेरमेस कहता है कि ओए ओए, तुम्हें ऐसे सवाल पूछने नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है ना, और किसी को मत बताना कि तुमने मुझे यहाँ पर देखा था। और बदले में वो उसे प्रोटेक्शन देकर जाता है, कहता है कि आज रात को मजे करना। बेल तो ये देखकर बिल्कुल ही घबरा जाता है और उसे भागकर रिटर्न करने जा रहा होता है, पर वो एक लेडी आयशा से टकराता है और उसे देखते ही आयशा चूज कर लेती है कि आज रात बेल के साथ ही बिताएगी, पर हाँ बेल को पैसे देने होंगे। इतने में और कुछ लड़कियां भी वहाँ पे आ जाते, जिनमें से एक ने बेल का नाम सुना था और अब तो सब लोग उसे ही चाहते हैं, मगर आयशा देने को तैयार थी नहीं। बेल कहने लगता है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने आया था, पर उसके पास प्रोटेक्शन देखकर वो समझ जाते हैं कि वो झूठ कह रहा है और वो उसे अपने साथ मेंशन ले आते हैं। और वहाँ पर यही लेडी हमें दिखती है जिसका नाम है ईस्टर, और ये एक गॉडेस है और ये सभी उसके फैमिलिया की पार्ट है। और ईस्टर आज रात को एक स्पेशल गेस्ट का इंतजार कर रही है। और तभी बेल को याद आता है कि एना ने स्टार्टिंग में ही उसे वॉर्न किया था कि उसे ईस्टर फैमिलिया से दूर रहना चाहिए, और अभी समझ आ रहा है कि ऐसा उसने क्यों कहा था। और अभी क्योंकि कोई रूम खाली नहीं थी, वो बेल को लेकर इंतजार कर रहे थे भूखे शेरनियों की तरह। वैसे वो लड़कों को किडनैप करते हैं और आखिरी ड्रॉप रहने तक उनका इस्तेमाल करते हैं। इतने में वहाँ पर उनकी कमांडर फिरने आती है और उसे भी बेल चाहिए, और उसकी वजह से लोग यहाँ पर आना कम हो गए हैं और उन्हें लड़कों को किडनैप करना पड़ता है। और उसे देखकर तो बेल इतना ज़्यादा डर जाता है कि वहाँ से भाग जाता है। वैसे कोई भी देखकर उसे डर ही जाएगा। और फिर अनाउंस किया जाता है कि जो भी बेल को पकड़ेगा बेल उसका होगा। और बेल तो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा था, पर क्योंकि ये हर तरफ फैले हुए थे, बेल बचने के लिए गलती से एक बड़े से बिल्डिंग में एक कमरे में घुस जाता है, जहाँ पर वही एनिमल लड़की थी, जो कि उसे कस्टमर समझकर जिसका वो इंतजार कर रही थी अपने साथ बेड पे ले चलती है और वो सब कुछ करने की तैयारी करने लगती है। तो बेल को समझाना पड़ता है कि ऐसा नहीं है और वो गलती से यहाँ पर आ गया है। लड़की बताती है कि उसका नाम हारुहिमे है, और पूरी बात बताने पे हारुहिमे बताती है कि ईस्टर फैमिली से बचना इतना आसान होता नहीं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग वो उसे यहाँ से निकाल सकती है, मगर तब तक बेल को उसके साथ बातें करनी होगी।
हारुहिमे बताती है कि वो यहाँ पर फार ईस्ट से कुछ रीजंस की वजह से आई है। 11 साल की उम्र में उसके फैमिली ने उसे अबैंडन कर दिया था, जिसके बाद कुछ चीज़ें हुई और उसे ईस्टर फैमिलिया को सेल कर दिया गया। वैसे वो बचपन से ही ओरारियो आना चाहती थी, क्योंकि उसने बचपन में बहुत सारी हीरो स्टोरीज पढ़ी थी जो कि इसे ओरारियो पे बेस्ड है और उसे ऐसे स्टोरीज पढ़ना बहुत ही पसंद है। और क्योंकि बेल को भी ऐसे स्टोरीज बहुत ही पसंद थी तो उनकी बहुत ही अच्छी बनने लगी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ईस्टर का गेस्ट और कोई नहीं बल्कि हेरमेस था, जो कि उसे कोई चीज़ डिलीवर करने आया है। ईस्टर का प्लान है एक है गॉडेस जो कि खुद को क्वीन समझती है उसे ज़मीन पे लाना। क्या हरमेस को उसकी कोई कमज़ोरी पता है? तो हरमेस कहता है कि अगर पता होता तो वो कब का बता चुका होता। तब ईस्टर अचानक से कपड़े उतार कर लाइट बंद कर देती है। यहाँ पर हारुहिमे बताती है कि उसका सपना था कि एक हीरो आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा, पर वो बस एक सपना बनकर रह गया है, क्योंकि कोई भी हीरो उसे चूज़ क्यों करेगा जो कि बहुत सारे मर्दों के साथ पैसों के लिए सो चुकी है। और अभी ऐसे ही बातें करते हुए सुबह हो जाती है और इसीलिए हारुहिमे सीक्रेट रास्ते से उसे छोड़ आती है। और उसके जाते ही आयशा वहाँ पर आती है जो पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, उसे ठंड लग जाएगी, उसे वापस चलना चाहिए। और वहीं पर हिस्टर हेरमेस को बिल्कुल ही ड्रेन कर चुकी थी और उसके मुंह से बातों को भी निकाल चुकी थी। जिसके बाद अभी ईस्टर की नज़र बेल पे पड़ गई है, क्योंकि वो जिस गॉडेस को टारगेट कर रही है उसे बेल चाहिए और वो ऐसा होने देगी नहीं। इसके बाद सुबह सुबह बेल वापस आ गया होता है और हेस्टिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि वो सिटी ऑफ नाइट्स गया था। वो तो ये भी कह रही होती है कि तुमने वहाँ पर पूरी रात गुजारी है, मतलब कि तुमने वो सब कुछ भी किया होगा, क्यों है ना? तो बेल कहता है कि नहीं नहीं, सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और हेस्टिया भी उसके बातों को बिलीव करती है, मगर झाड़ू मारने का पनिशमेंट ज़रूर देती है। तभी वो तीनों भी उसकी हेल्प के लिए आते हैं, क्योंकि वो भी प्लेजर क्वार्टर गए थे और उनकी भी गलती थी। और फिर पूछने पे यामाटो बताती है कि वो एक रीनाड यानी एनिमल ह्यूमन को ढूंढने गई थी। तो बेल के दिमाग में हारुहिमे आती है और यामाटो ये चीज़ बिलीव नहीं कर पाती कि ये बात सच है कि हारुहिमे अब यहाँ पे है। लिली पहले ही कह देती है कि जैसे वो हारुहिमे को रेस्क्यू करने के बारे में ना सोचे, क्योंकि अभी अभी एक वॉर गेम एंड हुई है और फिर से एक और वॉर हेस्टिया संभाल नहीं पाएगी। और यही मानना था वेल्फ और यामाटो का भी। और अभी इसी दौरान हेरमेस मामा मिया के पास आया हुआ था, क्योंकि वो फ्रेया को एक मैसेज देना चाहता है कि बेल बहुत ही खतरे में है। ईस्टर की नज़र अभी उस पर पड़ गई है। तो सायर पूछती है कि उसे बेल की बात कैसे पता चली, क्या हेरमेस भी वहाँ पर गया था? इसके बाद बेल एना से कल की बात करने जाता है। एना कहती है कि वो समझ सकती है कि अभी बेल उस एज में आ गया है जहाँ पर उसे इन सभी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, पर फिर भी उसे वहाँ पर जाना नहीं चाहिए था। और अब एना बताती है कि ईस्टर फैमिलिया एक हाई रैंकिंग फैमिलिया है और उनके अमेजोन मेंबर्स एटलीस्ट लेवल 3 के हैं और उनकी कमांडर फिरने वो लेवल 5 की है, जिसने कि कुछ सालों पहले ऑलमोस्ट एज को हरा ही दिया था। और आयशा वो तो लेवल 3 की है, पर वो बहुत ही जल्द लेवल 4 की भी हो जाएगी। पर हारुहिमे उसकी कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है, शायद वो एक नॉन कॉम्बैट मेंबर होगी। एना बताती है कि 5 साल पहले ईस्टर फैमिलिया को कुछ फैमिलियाज ने एक्यूज़ किया था कि वो अपने मेंबर्स के लेवल को कम करके बताती है, इसलिए गिल्ड ने भी इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी, पर कुछ भी नहीं मिला। पर ईस्टर फैमिलिया ने उन सभी फैमिलियाज को पेनलाइज करवाया जिन लोगों ने उन्हें एक्यूज़ किया था। इवन गिल्ड को भी फाइन पे करनी पड़ी थी, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन की वजह से उनकी बहुत सारी जानकारी पब्लिक हो गई थी और इसलिए उसके बाद से गिल्ड प्लेजर क्वार्टर्स के मामले में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती और इसलिए बेहतर यही होगा कि वो उनसे दूर ही रहे। और बेल भी सोच रहा होता है कि यही सही होगा, मगर उसका दिल कुछ और ही कह रहा था। और अभी उसे रात को आयशा हारुहिमे के लिए उसके लिए होमलैंड की कुछ कैंडीज लेकर आई थी, जिसके लिए हारुहिमे उसे शुक्रिया कहती है कि आयशा हमेशा ही उसका कितना ध्यान रखती है। इसके बाद यामाटो छुपकर उसे मिलने के लिए आई हुई थी, पर हारुहिमे कहती है कि वो उसे नहीं जानती, वो शायद किसी और को ढूंढ रही है, पर वो है नहीं। और अभी अगला दिन यामाटो इसके बारे में बेल को बताती है। बेल पूछता है कि हारुहिमे की बचपन कैसी थी। यामाटो बताती है कि वो चिगुसा, ओका और गॉड्स वो सभी एक श्राइन में रहते थे और बहुत ही गरीब थे, पर काफ़ी खुश भी थे। वहीं दूसरी तरफ हारुहिमे एक नोबल थी और एक मेंशन में रहती थी और वो शायद ही कभी घर से बाहर आई थी। पर एक दिन उसने कुछ खाना उन लोगों को डोनेट करने की रिक्वेस्ट की, जो कि उसके फादर ने भी मान ली थी। और वहीं पर पहली बार वो हारुहिमे से मिले थे और उसे देखते ही यामाटो समझ गई थी कि वो बहुत ही ज़्यादा लोनली है, इसलिए वो सभी छुपकर हारुहिमे को बाहर लेकर आते थे और बहुत ही मज़े करते थे। और ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा, क्योंकि यामाटो उसके लोनलीनेस से दूर करना चाह रही थी। पर एक दिन इसके बारे में मेंशन को पता चल गया। उसके बाद वो सभी ओरारियो चले आए थे श्राइन के लिए पैसे कमाने।
बाद में सुनने को आया कि हारुहिमे को किसी ने बेवकूफ़ बना के एज ए स्लेव बेच दिया है और अभी इसी वजह से यामाटो हारुहिमे की हेल्प करना चाहती है और बेल भी बिल्कुल यही चाहता है, पर कैसे वो समझ नहीं पा रहे। और तभी बेल की नज़र हेरमेस पे पड़ती है जो कि छुपकर उन्हें ही देख रहा था कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि ईस्टर कभी भी कुछ भी कर सकती है। तब बेल उसे इस सिचुएशन के बारे में बताता है। हेरमेस कहता है कि अगर वो रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि दो फैमिलियाज के बीच एक वॉर हो जाए, पर यहाँ पर चीज़ें थोड़ी अलग है क्योंकि वो लड़की एक पीट्यूट है, तो वो एक सर्टेन अमाउंट पे करके उस लड़की को बाय कर सकते हैं और नॉर्मली 2-3 मिलियन में काम हो जाएगा। पर जब हेरमेस को पता चलता है कि वो एक रेनाट है, यानी एक एनिमल लड़की जिसका नाम हारुहिमे है, उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल ही बदल जाते हैं। हेरमेस बताता है कि उस दिन वो एक पार्सल देने ईस्टर को गया था जिसमें कि एक किलिंग स्टोन थी और अभी इसे ज़्यादा वो और कुछ नहीं बताता। और अभी रात को ईस्टर बेल को किडनैप करने का ऑर्डर देती है क्योंकि फ्रेया को बेल में बहुत ही इंटरेस्ट है और वो फ्रेया को उसे हासिल करने नहीं दे सकती। ईस्टर ये भी कहती है कि उसे लाने के बाद सबसे पहले मज़े ईस्टर ही उसके साथ लेगी और जब भी उसका काम बेल के साथ पूरा हो जाएगा उसके बाद वो सभी लोग भी उसके साथ मज़े कर सकते हैं। ऊपर से फुल मून भी बहुत ही जल्द आ रहा है जब किलिंग स्टोन का रिचुअल किया जाएगा और उसके बाद ही ईस्टर फ्रेया के साथ एक वॉर करना चाहती है और अगर बेल उनके पास हुआ तो वो फ्रेया को वॉर के लिए बहुत ही इजीली प्रोवोक कर पाएगी। और वो ये भी कहती है कि उन्हें बेल को किडनैप छुप के करना होगा ताकि फ्रेया को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले। और अभी नेक्स्ट डे बेल अपने टीम के साथ डंजिन आया हुआ था और यामाटो और बेल ज़्यादा से ज़्यादा मॉन्स्टर्स को हंट डाउन करना चाहते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी पैसे कमा सके और हारुहिमे को वहाँ से बाय करके रेस्क्यू कर पाए। वैसे बेल ने किलिंग स्टोन की बात हेस्टिया को बताई थी पर उसे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी हम देखते हैं कि ईस्टर फैमिलिया भी इसे डंजिन में आ गई है और वो यहीं से ही बेल को किडनैप करने का प्लान बना रही है क्योंकि यहाँ से अगर वो ये काम करते हैं तो किसी और को इसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। और तभी हेस्टिया अपने ऊपर कुछ करवाती है और जब बेल की टीम फाइट कर रही होती है और बेल उनसे थोड़ा दूर हो गया होता है, आयशा उसे साइड में खींचकर ले आती है और उस पर अटैक करने लगती है और उसके हमले इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि बेल उसी के सेम लेवल 3 का होने के बाद भी उसके सामने टिक नहीं पाता और आयशा उसे बहुत ही बुरी तरह डोमिनेट कर रही थी। और तभी यामाटो हेल्प करने आती है पर वो भी टिक नहीं पाती। बेल तब काउंटर करने की कोशिश करता है और अपना पूरा जोर लगा देता है, लेकिन बस थोड़ी देर टिकने के बाद आयशा उसे दीवार से रगड़ देती है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले आती है और उसी के साथ उन लोगों ने यामाटो को भी किडनैप कर लिया था। और हम देखते हैं कि हारुहिमे भी वहीं पर थी पर उसे पता नहीं था कि ये दोनों टारगेट हैं। और अभी प्रिजन में बेल को पकड़ के रखा गया था जो कि सबसे पहले बेल का मजा लेना चाहती है और ये पता चलते ही सभी लोग उसे ढूंढने में लगे हुए थे कि वो कहाँ पर है, क्योंकि अगर फिरने के हाथों बेल लग गया तो वो उसे बिल्कुल ही खत्म कर देगी। और हारुहिमे ये सुनने के बाद यामाटो को सबसे पहले प्रिजन कीज देती है और वहीं पर बेल को देख फिरने के मुंह में पानी आ चुका था, वो तो उसे चाटने भी लग जाती है। कहती है कि बेल यहाँ से भाग नहीं सकता क्योंकि इस चैम्बर के बारे में किसी और को पता ही नहीं है। इसके बाद फिरने बेल का चेक करती है पर मज़ा नहीं आता है कि इतना छोटा, इसलिए वो चलती है कुछ मेडिसिन लाने ताकि उसे कुछ कड़क माल मिल सके और इससे तो बेल की बिल्कुल फटी पड़ी थी। और तभी हारुहिमे आकर उसे फ्री कर देती है और बेल इतना ज़्यादा खुश हुआ था कि वो हारुहिमे को पकड़ के रोने ही लग जाता है। कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वहीं पर दूसरी लड़कियां बेल को ढूंढ रही होती है जबकि यामाटो भी फ्री हो चुकी है। वो बेल को लोकेट करने की कोशिश कर रही थी पर उसके रेंज में कुछ भी नहीं आता। दूसरी ओर बेल को चैम्बर में ना देख फिरने कन्फर्म हो जाती है कि यह काम हारुहिमे का ही होगा, जो कि अभी एक सीक्रेट पैसेज से बेल को लेकर यहाँ से बाहर जा रही थी। और वो ये भी बताती है कि उसने यामाटो को कीज दे दी है तो वो भी अभी तक निकल गई होगी। हालांकि बेल को चिंता हो रही होती है कि जब ईस्टर को इसके बारे में पता चलेगा तो हारुहिमे को क्या होगा। हारुहिमे बताती है कि फिरने को पता चल चुका होगा क्योंकि बस हारुहिमे ही है जिसको कि उस चैम्बर के बारे में पता था, क्योंकि एक दिन गलती से हारुहिमे ने ये चैम्बर देख ली थी जहाँ पर एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी जो कि बिल्कुल खून से लथपथ थी, जिसके फिरने ने बहुत ही बुरी तरह यूज करके उसे मार दिया था। और अभी यामाटो दूसरी और बाकी लोगों से बचते हुए लाइब्रेरी आ जाती है जहाँ पर उसे किलिंग स्टोन रिचुअल की डॉक्यूमेंट मिलती है। यहाँ पर हारुहिमे कहती है कि वो ठीक रहेगी और सभी लोग उसे माफ कर देंगे क्योंकि ये आखिरी चीज़ है जो कि वो अपने लिए कर रही है। बेल तब बताता है कि वह उसे खरीद कर फ्री करना चाहते हैं ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सके। और ये बातें जानकर हारुहिमे बहुत ही खुश होती है कि वो उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता है। और अभी वहीं सिटी ऑफ नाइट्स में
हमें एक अननोन एडवेंचरर दिखता है जो कहता है कि मुझे उसके लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है। इसी दौरान हेस्टिया और ताके फैमिलिया बेल और यामाटो को कैसे बचाएंगे ईस्टर फैमिलिया से इसके बारे में ही डिस्कस कर रही थी और उन्हें एक रफ आइडिया था कि शायद वो हारुहिमे को फ्री करना चाहते हैं, इसीलिए ही ईस्टर फैमिलिया ने उन दोनों को अगवा किया है। लेकिन लिली कहती है कि इतनी बड़ी फैमिलिया अपने एक नॉन कॉम्बैट मेंबर के लिए इतना सब कुछ नहीं करती। हेस्टिया तब किलिंग स्टोन के बारे में बताती है और ये सुनते ही ताके बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हैं और उनके आंखों में निराशा थी। ताके बताते हैं कि किलिंग स्टोन से एक रेनार्ड के सोल को उसी में सील कर दिया जाता है और फिर उसे तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हर टुकड़े में सेम लेवल की ताकत होती है और क्योंकि स्टोन को तोड़कर उसका इस्तेमाल किया जाता है तो जिसका सोल होता है वो भी टूट जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है। और ये सब कुछ पढ़ने के बाद यामाटो बिलीव ही नहीं कर पा रही होती है कि ये सारी बातें सच है और ये रिचुअल आज ही किया जाएगा क्योंकि फुल मून आज ही है। और इसी दौरान हारुहिमे बेल को वहां से निकाल चुकी थी और वो बेल को जल्दी से यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। हारुहिमे बताती है कि इस कॉलर से उसे लोकेट किया जाता है, इसलिए ईस्टर को पता है कि अभी वो कहाँ पे है, इसलिए बेल को जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए। तब यामाटो वहाँ पे पहुँचती है और पहुँचने पे पता चलता है कि हारुहिमे को किलिंग स्टोन के बारे में पता है और उसने अपने फेट को एक्सेप्ट कर ली है। तभी आयशा वहाँ पर पहुँचती है, कहती है कि उसे खुशी है कि बेल फिरने के हाथों से बच गया है और फिर पूछने पे वो बताती है कि ये सब कुछ वो फ्रिया फैमिलिया से वॉर करने के लिए कर रहे हैं। ऑब्वियसली फ्रिया फैमिलिया ओरेरियो में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, मगर उनके पास हारुहिमे है जिसके पास मैजिक है। और बेल को याद आता है कि कैसे आयशा ने उसे डंजन में बीट किया था, वो हारुहिमे के मैजिक लेवल बूस्ट का कमाल था और आज उसे सेक्रीफाइस किया जाएगा ताकि ये ताकत फैमिलिया में सभी लोगों को मिल सके। बेल कहने लगता है कि वो अपने फैमिलिया मेंबर के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। आयशा कहती है कि अगर उसे एतराज है तो वो उसके फैमिलिया के साथ भी फाइट करने को तैयार है। आयशा तब एक पीट्यूट के बारे में बताती है जो कि किसी को हेट करती थी। तभी उसे एक फार ईस्ट से आई हुई रेनार्ड मिलती है जिसे कि कुछ लोगों ने ट्रिक करके बेच दिया था और वो यहाँ पे आ गई। उसके साथ यहाँ पर कितना कुछ हुआ था, लेकिन वो कभी पलटकर कुछ कहती ही नहीं थी और ना ही दोस्त बनाती थी और ना ही किसी से मिलती थी और ना ही वो रोती थी। और वो पीट्यूट उस रेनार्ड से इतनी ज्यादा हेट करती थी कि उसने गुस्से में फैमिलिया की एक प्रीशियस स्टोन को तोड़ दी, जिसका पनिशमेंट के तौर पे फिरने ने उसे अधमरा कर दिया और फिर ईस्टर ने अपने मजे के लिए उसे बहुत दिनों तक यूज किया, जिसके बाद वो इस हाल में पहुंच गई कि वो अभी ईस्टर के ऑर्डर्स के खिलाफ बिल्कुल भी जा नहीं पाती। और इस कहानी में वो पीट्यूट आयशा ही थी। आयशा अब पूछती है कि बेल क्या करेगा, क्या वो बचाने आएगा, लेकिन बेल झिझक रहा होता है क्योंकि इससे उसके फैमिलिया खतरे में आ जाएगी। आयशा कहती है कि उसे पता था बेल वर्थलेस है, एक डरपोक है, हारुहिमे को बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो हारुहिमे को उसके हवाले नहीं कर सकती। तभी बाकी लड़कियां भी वहाँ पर आ जाती है, जिस वजह से यामाटो बेल को लेकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन आयशा उनका पीछा नहीं करती पर दूसरी लड़कियां करती है। और अभी दोनों वहाँ से भाग तो आए थे पर बेल को खुद पे काफी गुस्सा आ रहा होता है कि वो इतना डरपोक क्यों है कि वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाया। इसी दौरान हेस्टिया और ताके फैमिलिया बेल और यामाटो को रेस्क्यू करने आए थे, मगर उन्हें अंदर आने दिया नहीं जाता और हेस्टिया को फिक्र हो रही होती है कि अभी बेल की प्योरनेस की क्या होगी, उसकी तो सभी लोग बिल्कुल मार देंगे। और अभी अंदर फिरने बहुत ही गुस्सा थे कि बेल उन्हें नहीं मिला और वो हारुहिमे पे गुस्सा भी करती है बेल को भगाने के लिए। पर तभी सामिरा कहती है कि वो बाद में भी बेल को पकड़ सकते हैं, पर आज ही उन्हें किलिंग स्टोन की रिचुअल पूरी करनी होगी। दूसरी ओर यामाटो चेक करने जाती है कि जाने का रास्ता क्लियर हुआ है या नहीं, और बेल गुस्से में बैठा हुआ होता है कि वो हारुहिमे को ऐसे छोड़ नहीं सकता। और जब यामाटो कहने आती है कि अभी निकला जा सकता है, बेल बताता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो हारुहिमे को रेस्क्यू करेगा, जिसके बाद हो सकता है कि ईस्टर उनके ऊपर हमला कर दे, हेस्टिया फैमिलिया के ऊपर हमला कर दे, लेकिन वो सभी मिलकर भागेंगे और भागते ही रहेंगे। लेकिन वो एक दिन इतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे कि वो इसी सिटी में वापस आएंगे और उसे पूरा भरोसा है कि हेस्टिया, वेल्फ, लिली सब लोग उसके बातों को समझेंगे। और ये सारी बातें सुनकर यामाटो बिल्कुल ही इमोशनल हो जाती है, कहती है कि उसने हेस्टिया फैमिलिया को चूज करके कोई गलती नहीं की है। वैसे ईस्टर फैमिलिया अब भी उसे ढूंढ रही थी क्योंकि आयशा को पता है कि बेल जरूर वापस आएगा क्योंकि वो हार मानना नहीं जानता। दूसरी ओर यामाटो बताती है कि वो हारुहिमे को रेस्क्यू करने की कोशिश करेगी और अगर ये सक्सेस रहा तो वो ग्रीन सिग्नल देगी और अगर फेल हुई तो रेड सिग्नल देगी और बेल वो किलिंग स्टोन को ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। और अभी प्लान के मुताबिक बेल डायरेक्ट एंट्रेंस की तरफ बढ़ता है और एर्गोनॉट स्केल के साथ फायरबोल्ट मैजिक का यूज करके अंदर चला आता है।
और अभी जो भी उसके सामने आ रहे थे उसे पकड़ने और उसे रोकने, वो उन पे भी फायरबोल्ट मैजिक का इस्तेमाल करा था, कुछ भी सोचे बिना, जिससे कि वहाँ पे बिल्कुल हलचल मच जाती है। और अभी सभी लोगों की नज़र बेल पे पड़ गई थी और यही बेल चाहता था ताकि यामाटो को मौका मिल जाए और वो हारुहिमे को रेस्क्यू कर सके। और यामाटो थ्रेटन कर हारुहिमे की लोकेशन पता लगा लेती है कि उसे अभी हैंगिंग गार्डन में रखा गया है। और वहाँ पर सामिरा हारुहिमे को ले चलती है रिचुअल के लिए और फिरने और आयसा चलते हैं बेल को पकड़ने। और बेल अभी तक फायरबोल्ट मैजिक का यूज़ करके बचता हुआ आया था, लेकिन अभी फिरने उसके सामने थी जो कि उसके फायरबोल्ट को बस हाथों से ही डिफ्लेक्ट कर देती है, जो देखकर बेल अपने आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। और अभी तो उसके सामने आयसा भी थी और वो समझ गया होता है कि यहाँ से बचने का और कोई आसार नजर नहीं आ रहा। पर तभी ईस्टर वहाँ पे आती है और उन सभी को रिचुअल साइट जाने के लिए कहती है, क्योंकि वो इस बार फेलियर टॉलरेट नहीं करेगी। बेल अब ईस्टर से पूछते हैं कि आखिर हारुहिमे को मारना क्यों होगा, तो ईस्टर बताती है कि उसे लेवल बूस्ट होगा पूरे फैमिलिया की, जिसके बाद वो फ्रेया फैमिलिया को बिल्कुल क्रश कर देगी। ईस्टर बताती है कि उसे फ्रेया पे बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर सभी लोग उसे ही ब्यूटीफुल कहते हैं, उस पे ही मरते हैं, लेकिन ईस्टर पे कोई भी ध्यान नहीं देता। क्या वो फ्रेया से कम दिखती है? क्या वो उसे कम खूबसूरत है? बेल अब पूछता है कि उन लोगों ने हारुहिमे को इस काम में क्यों लगाया, तो ईस्टर कहती है कि दो शरीर का मिलन ये तो एक डिवाइन चीज़ है और इससे न्यू लाइफ क्रिएट होती है, तो ये चीज़ खराब कैसे हो सकती है। और अभी ईस्टर अपने सारे कपड़े उतार देती है, लेकिन उसकी तरफ बेल देख भी नहीं रहा था, तो उसे ज़बरदस्ती दिखाया जाता है। इसी दौरान ओटल बताता है कि एलियन की टीम से रिपोर्ट मिली है, जिसके बाद फ्रेया कहती है कि वो खुद भी वहाँ जाएगी। और अभी तो ईस्टर के मेंशन के सामने कुछ एडवेंचर्स बिल्कुल ही तैयार खड़े थे, पर यहाँ पर ईस्टर बहुत ही कंफ्यूज हो रही होती है कि उसे इस हाल में देखने के बाद भी कि आखिर बेल अभी उसके बस में कैसे नहीं हुआ है, आखिर उसे पानी की लाश उसके चेहरे पे नजर क्यों नहीं आ रही। और चेक करने पे पता चलता है कि बेल के पास लियारिस फ्रीज नाम की एक स्किल है जो कि इमोशंस को बिल्कुल ही क्रिस्टलाइज कर देता है, और इसी वजह से ही उसके चार्म उसके ऊपर बिल्कुल काम नहीं कर रही। ईस्टर सोच रही होती है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है, तभी बेल को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। और अभी दूसरी ओर हारुहिमे को रिचुअल साइट लेकर जाया जा रहा था, और तभी यामाटो गार्ड्स को डाउन कर उसे बचाने आती है, मगर हारुहिमे उसे मना कर रही थी क्योंकि इससे हेस्टिया फैमिली खतरे में आ जाएगी और उन लोगों ने उसके लिए बहुत कुछ किया है और वो इससे बहुत ही खुश भी है, पर अभी उन लोगों को वापस चले जाना चाहिए, यही बेहतर होगा। तो यामाटो कहती है कि आखिर हारुहिमे हार क्यों मान रही है, जबकि बेल ने हार नहीं मानी है, उसने खुद ने हार नहीं मानी है। तो हारुहिमे कहती है कि वो एक पीट्यूट है और उसके पास जीने का कोई हक नहीं, उसकी बॉडी बिल्कुल नष्ट हो गई है, उसके ऊपर एक धब्बा लग गया है और वो नहीं चाहती है कि बेल अभी और भी ज्यादा खतरे में फंसता जाए। इतने में ईस्टर फैमिलिया की एक उसके ऊपर अटैक करके यामाटो को नीचे गिरा देती है, जिसके बाद यामाटो सिग्नल दे देती है कि उसका मिशन फेल हो चुका है, पर वह फिर भी कोशिश करने को तैयार थी। वहीं पर रिचुअल साइट पे किलिंग स्टोन को एक सोड में फिट किया जाता है, जिससे कि हारुहिमे को मारकर उसके सोल को सील किया जाएगा और ये होते ही उनका काम हो जाएगा। और अभी तक हारुहिमे अपने फेट को मान चुकी थी कि अभी उसके डेथ हो जाएगी, पर तभी यामाटो वहाँ पे आ जाती है, कहती है कि वो उसे सेव करके रहेगी। तो इस बार सामिरे उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, कहती है कि अगर वो उन सभी को हरा देती है तो वो उसकी रिक्वेस्ट को मान लेगी। लेकिन यामाटो सामिरे के किक्स और पंचेस के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाती, और अभी उन्हें यह भी पता चल जाता है कि बेल वहाँ से एस्केप कर चुका है, तो वह उसे भी सामने आने कह रहे थे, पर यामाटो बेल को सामने आने से अभी मना करती है। तो सामिरे कहती है कि अगर वो अभी नहीं आएगा तो कभी आएगा, क्योंकि रिचुअल तो स्टार्ट हो चुका है। और तभी यामाटो को ताके की एक बात याद आती है कि निंजास फेयर प्ले पे भरोसा नहीं करते, वो हमेशा लॉयल होते हैं और अपनी किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और तभी यामाटो सामिरे को बिल्कुल ही कसकर पकड़ लेती है और ग्रेविटी मैजिक के लिए चैंटिंग शुरू करती है, जिसमें कि कुछ समय लग जाता है और ये बात सामिरे को पता थी, इसलिए वो उसे पीट कर दूर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन यामाटो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, चाहे उसे कितना भी दर्द क्यों ना हो जाए। लेकिन वो इस बार ग्रेविटी मैजिक का यूज़ नहीं करती है, वो एक मैजिकल डिस्चार्ज का इस्तेमाल करती है, जिससे कि वो तो डाउन हो चुकी थी, मगर वो अपने साथ सामिरे और कुछ लोगों को लेकर भी डाउन हुई थी। यामाटो कहती है कि अभी बेल को ही सब कुछ करना होगा, और तभी बेल हारुहिमे को बचाने उसकी तरफ चार्ज करता है, और ये देखकर एक अमेज़न हारुहिमे को मारने उसकी तरफ आ रही थी। लेकिन आखिरी वक्त में बेल वहाँ पे पहुँच जाता है और उस सोड पे वार करके उस किलिंग स्टोन को तोड़ देता है। दूसरी ओर ईस्टर देखती है कि सिटी ऑफ नाइट पे फ्रेया फैमिलिया ने अटैक कर दिया था और पूरी सिटी बहुत ही बुरी तरह जल रही थी। और अभी यहाँ पर फ्रेया को आता हुआ देख ईस्टर के आंखों में डर था। फ्रेया कहती है कि वो अकेले ईस्टर से बात करने जाएगी और बाकी सब वो अपना अपना काम बहुत ही अच्छे से करते।
और इसी दौरान क्योंकि स्टोन टूट चुकी थी, बेल हारुहिमे को छोड़ देने के लिए कहता है। तब फिरने कहती है कि उन्हें बस एक और किलिंग स्टोन चाहिए और वो हारुहिमे को कभी छोड़ नहीं सकते। हारुहिमे भी बेल को चले जाने के लिए कह रही होती है क्योंकि पीट्यूड हीरोज के लिए एक डिस्ट्रक्शन का सिंबल होती है। पर बेल कहता है कि उन लोगों ने जिन हीरोज की कहानियां पढ़कर बड़ी हुई है वो हीरोज ऐसे नहीं है, वो किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। और लोग क्या कहेंगे ये शर्मनाक चीज नहीं होती। कोई डिसीजन ना ले पाना, उस पर एक्ट ना कर पाना, वो शर्मनाक चीज होती है। और अभी तक हारुहिमे ने कभी ये बात नहीं बताई कि वो क्या चाहती है, तो वो खुलकर बताए। तब फिरने बेल पे अटैक करते हुए हारुहिमे को उस पर लेवल बूस्ट का यूज करने के लिए कहती है और हारुहिमे भी चैंटिंग करना शुरू कर देती है, मगर वो लेवल बूस्ट बेल को देती है और कहती है कि वो खुद के बॉडी को ऐसे सेल करना नहीं चाहती, वो मरना नहीं चाहती, वो जीना चाहती है। पर अभी फिरने गुस्से में उस पर हमला कर देती है क्योंकि उसने लेवल बूस्ट का इस्तेमाल बेल के ऊपर कर दिया है, जो देखकर बेल उसके ऊपर चार्ज करता है और वो अभी के लिए लेवल 4 का हो चुका है और वो फिरने को बहुत ही अच्छी टक्कर भी दे रहा था। दूसरी ओर आयशा, लीना और बाकी सभी लोगों को यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है क्योंकि लेवल बूस्ट के बिना वो फ्रेया फैमिलिया के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। और वो ये भी कहती है कि अभी ईस्टर फैमिलिया का अंत आ चुका है। इसी दौरान ओटल बाकी लोगों के साथ एंटर कर रहा था। अभी कोई कहता है कि वो अपनी ड्यूटी जरूर करेगा, मगर वो बेल की हेल्प नहीं करेगा क्योंकि उसे बेल बिल्कुल भी पसंद नहीं। ओटल कहता है कि उन्हें बस ईस्टर के एस्केप रूट को ब्लॉक करना होगा और तभी उसे साइड में यामाटो पड़ी हुई दिखती है, जिसके ऊपर वो एक हीलिंग लिक्विड का इस्तेमाल करके वहां से चला जाता है। वहीं पर हेस्टिया और ताके बेल को ढूंढ रहे होते हैं और इतने में उन पर एक लड़की अटैक कर देती है और वो लड़की वेल्फ पे भारी भी पड़ रही थी। लेकिन तभी वहां पर वही अननोन एडवेंचर जिसका नाम एलन है वहां पर आता है और बड़े ही आसानी से उस लड़की को हरा देता है और कहता है कि एक ब्लैकस्मिथ जाकर वेपन्स बनाओ, यहाँ पर फाइट मत करो। और एलन लेवल 6 का है, जिसे कि वाना फ्रेया के नाम से भी जाना जाता है। और अभी अगला सीन फोकस करता है बेल और फिरने के फाइट पे, जहाँ पर फिरने बता रही होती है कि अभी बेल को भी हारुहिमे की ताकत पता चल गई होगी, तो आखिर कौन ही उस जैसे किसी टूल को छोड़ना चाहेगा। तो बेल कहता है कि हारुहिमे कोई टूल नहीं है और वो एक सोड उठाकर उसके ऊपर हमला करने लग जाता है और उसके चेहरे पर एक कट लगाने में कामयाब भी रहता है और एक पीट्यूड के लिए उसका चेहरा ही सब कुछ होता है, जिसे फिरने इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि अपनी पूरी ताकत से हमला करती है, जिसको बेल डॉज कर देता है और बहुत ही चालाकी से उसे नीचे भी गिरा देता है। लेकिन आयशा अब भी बाकी थी और अभी फिरने जैसे ही उठती है, सिटी ऑफ नाइट्स का यह हाल देखकर वो बिल्कुल ही डर गई थी और अभी ओटल को वहां पर आता हुआ देख उसका तो हो गया था। उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो अटैक करने की कोशिश भी करती है, पर ओटल बस हाथों से उसे पकड़ता है और उसके हाथ को तोड़ देता है, जिससे कि फिरने इतनी ज़्यादा डर जाती है कि अपनी बॉडी ही उसे ऑफर कर देती है। कहती है कि ओटल जो भी चाहे उसके साथ कर सकता है और जैसे ही वो ये भी कह देता है कि उसकी बॉडी फ्रेया से भी बहुत ही बेहतर है, ओटल की बिल्कुल सटक जाती है और वो उसे एक ऐसा पंच मारता है कि उसका काम एक ही बारी में हो जाता है। दूसरी ओर अभी हेस्टिया और ताके को यामाटो मिल चुकी थी और उसे उन्हें पता चलता है कि बेल हैंगिंग गार्डन में है, जहाँ पर आयशा कहती है कि वो हारुहिमे को ले जाने नहीं देगी और अगर आज उसे बेल लेने में कामयाब होता है, कुछ दिन बाद किसी और फैमिली की नज़र उसके पावर्स पे पड़ जाएगी और वो उसके पीछे पड़ जाएंगे और ये सब कुछ बस चलता ही रहेगा। तो बेल कहता है कि वो फिर भी हारुहिमे को सेव करेगा, तो आयशा उसे फाइट के लिए चैलेंज करती है, मगर बेल तब तक फाइट नहीं करता जब तक कि उसके लेवल बूस्ट एंड नहीं हो जाती, क्योंकि वो खुद अपने पावर से आयशा को हराना चाहता है और हारुहिमे को फ्री करना चाहता है। वहीं कैसल से ईस्टर भाग रही होती है, लेकिन सामने फ्रेया को आता हुआ देख उसका तो हो गया था। फ्रेया कहती है कि वो बात करने आई है, नहीं तो वो गुड बाय कहने आई है। पहले वो ईस्टर के फैमिलिया को अपने वश में करती है, जो देखकर ईस्टर कहने लगती है कि उसे पता नहीं था कि वो लड़का फ्रेया के लिए इतना ज़्यादा मायने रखता है। तो फ्रेया कहती है कि वो अभी तक फ्रेया के हर गलती को मजाक समझकर उसे माफ़ करती हुई आई थी, लेकिन इस बार नहीं, बेल उसका है और वो किसी और को उसे लेने दे नहीं सकती। और ईस्टर तो ये सुनने के बाद डर कर वहाँ से भागने लगती है और ये सब हेरमेस भी देख रहा था और उसके चेहरे पे खुशी थी, क्योंकि इस आग की शुरुआत उसने ही करी थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि ईस्टर की जेलसी इतना ज़्यादा है कि ये सब कुछ हो जाएगा। बेल वहीं पर आयशा को बिल्कुल बराबर के टक्कर दे रहा था, जिससे कि आयशा को भी मज़ा आ रहा था। इसी बीच वो एक मैजिक अटैक को रेडी करती है और इसी बीच एसफी पूछती है कि क्या हेरमेस ने ईस्टर फैमिलिया को वाइप आउट करने के लिए ये सब कुछ किया या फिर ये सब कुछ बस उसका एक मजाक था। तो हेरमेस कहता है कि इस वर्ल्ड को एक हीरो चाहिए। जूस एक टास्क में फेल हो गया था, लेकिन ओरारियो नहीं होगी, वो बेल को लास्ट हीरो बनाकर ही रहेगी। और अभी बेल आयशा के मैजिक अटैक को सर्वाइव कर जाता है, जिसके बाद वो फायरबोल्ट का इस्तेमाल एक पंच की तरह करता है और आयशा को हरा देता है।
लेकिन इस हार में भी आयशा के चेहरे पे खुशी थी। इसी दौरान ईस्टर के पास भागने की और कोई जगह नहीं बची थी, लेकिन तभी उसका एक फैमिलिया चुपके से पीछे से आ रहा था। इसलिए ईस्टर फ्रेया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहने लग जाती है कि बेल के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो फ्रेया के बस में भी नहीं आएगा। पर फ्रेया तो इसे और भी ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है कि इससे तो बेल और भी ज़्यादा बेहतर हो गया है। और फिर वो ईस्टर फैमिलिया को भी बहुत ही इजीली वश में कर देती है। ईस्टर कहने लग जाती है कि आखिर फ्रेया में ऐसा क्या है जो कि उसमें नहीं है। तो फ्रेया कहती है कि एलिगेंस। और ये सुनते ही ईस्टर गुस्से में अटैक करने की कोशिश करती है, मगर बस एक ही चांटे से वो टावर से नीचे गिर जाती है और एक ब्राइट लाइट चमकने लगती है, क्योंकि ईस्टर को वापस हेवन बुला लिया गया है और वो कभी दोबारा इस वर्ल्ड में आ नहीं सकती। और उसके जाते हारुहिमे का कॉलर भी टूट जाता है और वो फाइनली फ्री हो गई है। हारुहिमे कहती है कि बेल ही उसका रियल हीरो है। इतने में बाकी सब लोग भी वहाँ पर पहुँच गए होते हैं और सभी लोग इस जीत से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और अभी अगला सीन शिफ्ट होता है जब राकिया किंगडम अचानक से ओरारियो पे हमला कर देती है, ताकि वो ओरारियो के एडवेंचर्स को उनकी औकात दिखा सके। और हमला तो किया था बड़ी आस लेकर के वो उन्हें हरा देंगे, पर देखते ही देखते राकिया किंगडम की धज्जियां उड़ने लग जाती है। और अभी नेक्स्ट सीन में आयशा हारुहिमे को गुड बाय कहने आई थी, तो बेल पूछता है कि अभी वो कहाँ जाएगी। तो आयशा बताती है कि अभी एक वॉर हो रही है राकिया किंगडम के साथ, जिसको कि कंट्रोल आरएस फैमिलिया कर रही है। उनकी संख्या तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही फिसड्डी है। आयशा बताती है कि जहाँ जहाँ पर आदमी होंगे एटीट्यूड को वहाँ पे काम मिलता रहेगा, लेकिन वो हारुहिमे को खुलकर जीने के लिए कहती है। और वो बेल को भी वॉर्न करती है कि अगर हारुहिमे को कुछ भी होता है तो बेल की खैर नहीं। पर एक सीक्रेट है जो कि हारुहिमे को नहीं पता, वो बस सामिरा, लीना और आयशा को ही पता है कि हारुहिमे रियल में कभी किसी मर्द के साथ सोई नहीं। एक बार तो वो बस देखकर ही बेहोश हो गई थी और उसे बाद में लगा कि उसके साथ हो गया है, जो कि सच नहीं था, यानी कि वो कोई पीट्यूट है नहीं। बेल इसके बाद शुक्रिया कहने हेरमेस के पास आया था कि उसने किलिंग स्टोन के बारे में बताया, जिसके बाद ये सब कुछ हो पाया। तब हेरमेस उसे 3 ग्रेट क्वेस्ट के बारे में बताता है, जिसमें कि 3 एंशिएंट मॉन्स्टर्स को हंट करना होगा। पहला है बेहमत और दूसरा है लेवियाथान, और उन दोनों को ऑलरेडी हंट डाउन किया जा चुका है, जो कि किया था जूस और हेरा फैमिलिया ने, जो कि एक समय पे ओरारियो के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिलिया हुआ करती थी। वो एक साथ मिलकर फाइट कर रहे थे और एक साथ ही वाइप आउट हो गए और बच गया बस वन आइड ब्लैक ड्रैगन, जो कि तीसरा ग्रेटेस्ट एंशिएंट मॉन्स्टर है, जो कि एक लिविंग डिजास्टर है। इसलिए वर्ल्ड को एक हीरो चाहिए जो कि इस क्वेस्ट को एंड कर सके। वहीं पर आरएस का दिमाग खराब हो रहा होता है कि आखिर उसकी आर्मी इतनी जल्दी हार कैसे रही है। तो उसका एडवाइजर मारियस कहता है कि आंसर बिल्कुल ही सिंपल है, ओरारियो के एडवेंचर्स उनके सोच से भी ज़्यादा ताकतवर है और इसलिए हम लोगों को अभी घर चलना चाहिए। वैसे भी कभी हमारे पास जीतने का मौका तो था नहीं। पर आरएस गुस्सा हो जाता है, कहता है कि उसके डैड मार्टिनस आरएस की हर बात मानते थे, मगर उनका बेटा मारियस उसके बातों को नहीं मानता। तो मारियस कहता है कि इसलिए लोग तुम्हें बेवकूफ़ राजा कहते हैं, और दोनों वहाँ पर ऐसे ही झगड़ने लग जाते हैं। और अभी वही मेंशन में बेल हारुहिमे की लॉन्ड्री में हेल्प करने आया था, पर हारुहिमे उसे मना कर रही थी कि नहीं वो खुद कर लेगी, क्योंकि यहाँ पर तो उसके इनर्स भी थे। और दोनों को ये सब कुछ करता हुआ देख हेस्टिया बड़ी गुस्सा हो जाती है, डिक्लेयर करती है कि उसके फैमिलिया में लड़के और लड़कियां हाथ पकड़ नहीं सकते। पर इसे लिली बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि इसे डंजन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी और इस हिसाब से हेस्टिया भी बेल को टच कर नहीं सकती, और इसीलिए हेस्टिया टचिंग अलाउड कर देती है, लेकिन फ्लर्टिंग नहीं। तब यामाटो और वेल्फ के दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या एक फैमिलिया और उसके गॉडेस के बीच एक रिलेशन हो सकती है, क्योंकि वेल्फ हेफेस्टस के बहुत ही क्लोज है। तो हेस्टिया कहती है कि बिल्कुल, क्योंकि उसका भी तो बेल को लेकर कुछ ऐसा ही सोचना है। पर लिली बीच में आ जाती है तो हेस्टिया उसे वहाँ से फेंक ही देती है और बेल से पूछती है कि अगर कोई गॉडेस तुम्हें प्रपोज करती है तो तुम क्या करोगे। तो बेल कहता है कि मैं मना कर दूंगा, क्योंकि मैं खुद को वर्दी नहीं समझता हूँ कि मैं एक गॉडेस को डेट कर सकूँ। और इससे हेस्टिया इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वहाँ से भाग जाती है। पर लिली और हारुहिमे सोच रहे होते हैं कि क्या अभी उनका बेल के साथ कोई चांस बनेगा। तब बेल हेस्टिया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और अभी दूसरी ओर वॉर के बीच पीट्यूट अपना काम कर रही थी, वेपन्स की बिक्री हो रही थी, मेडिसिन दिए जा रहे थे, वहाँ पर सब कुछ हो रहा था। और इसी दौरान आरएस डिसाइड करते हैं कि वो खुद ओरारियो जाएगा और वहाँ से एक गॉडेस को अगवा कर लेगा, जिससे कि इस वॉर में उनका अपर हैंड हो जाएगा और फिर ओरारियो सरेंडर कर देगी। पर मारियस समझ नहीं पा रहा होता है कि ये सब कुछ कैसे होगा। अगर उसे वहाँ पर देख लिया जाता है तो उसे तो बिल्कुल पीट दिया जाएगा। और अभी ओरारियो में
बेल हेस्टिया को हर तरफ ढूंढ रहा था और तभी उसे मियाक और हेफेस्टस मिलते हैं, लेकिन उन्हें भी पता नहीं था कि आखिर अभी हेस्टिया कहाँ पे है। और अभी बेल दोनों से पूछते हैं कि क्या गॉड्स को ह्यूमन से प्यार होता है, तो दोनों कहते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि प्यार बहुत तरीके के होते हैं। मदरली लव, फादरली लव, नॉर्मल लव, हर तरीके के प्यार होते हैं। तो बेल कहता है कि ह्यूमंस मॉर्टल होते हैं और गॉड्स इमॉर्टल, तो क्या ये सब कुछ ठीक होता है? तो मियाक कहता है कि अगर कोई गॉडेस उसे कहे कि वो उसे प्यार करती है तो वो उसे एटलीस्ट अपना रेस्पेक्ट शो करे, इवन अगर वो उसे प्यार नहीं भी करता तब भी, क्योंकि एक गॉडेस के लिए रेस्पेक्ट ही एनफ होता है। और अभी हेस्टिया दूसरी तरफ अब भी बेल के ऊपर गुस्सा थी और तब उसे किसी की मदद करने पोटैटोज लाने जाना पड़ता है, और वो भी ओरारियो के बाहर, जो कि गॉड्स के लिए बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता कि वो ओरारियो के बाहर जा सकते हैं। लेकिन वो फिर भी ओरारियो से बाहर जा रही थी और दूसरी तरफ से आरिस और मारियस एंटर करने के लिए लाइन में खड़े थे, और क्योंकि गेट पे गनीसा की ड्यूटी लगी थी तो वो हेस्टिया को जाने के लिए अलाउ कर देती है। और हेस्टिया जैसे ही जा रही थी तभी आरिस की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो खुशी के मारे हेस्टिया को उठाकर ले जाता है। और ये सब कुछ गनीसा बस खड़ा खड़ा देखता रह गया था। और अभी दूसरी ओर बेल मियाक और हेफेस्टस को एडवाइस के लिए शुक्रिया कहता है कि उसे जल्द से जल्द भी हेस्टिया को मना लेना चाहिए। तभी वहाँ से कुछ लोग भागकर कहीं जा रहे थे, जिनमें कि आइस भी थी, और वो बेल को उसके साथ आने कहती है। और बेल को पता चलता है कि हेस्टिया को किडनैप कर लिया गया है और अभी आरिस फैमिलिया उसे लेकर 3 हिस्सों में आगे बढ़ रही है। और अभी पता नहीं है कि हेस्टिया किसके साथ है। ऊपर से उन्हें माउंटेन्स भी क्रॉस करके जाना होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक है। पर तब एज कहती है कि वो सेव करने जाएगी क्योंकि किसी को तो जाना होगा, और बेल कहता है कि वो भी जाएगा क्योंकि वो हेस्टिया फैमिलिया का पहला मेंबर है। पर फिन सोच रहा होता है कि वो पीछा तो करेंगे, लेकिन पता कैसे चलेगा कि हेस्टिया आखिर किसके पास है। तब हेरमेस कहता है कि ये पता करने में एसफी उन लोगों की मदद करेगी, जिसके बाद दोनों निकल पड़ते हैं हेस्टिया को ढूंढने। और वो दोनों एक लाइट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी मारियस की नज़र उसे लाइट पे पड़ती है और वो कुछ समझ पाता है कि ये सब कुछ क्या है। तभी एज वहाँ पे पहुँच जाती है और वैसे ये लाइट एसफी की है। और अभी आरिस बड़े ही जोश में फाइट करने आ तो जाता है, लेकिन एज उसका स्वॉर्ड बस एक ही स्विंग में काट देती है। तो वो मारियस ऑर्डर करता है कि एसफी को डाउन करो ताकि उनकी लोकेशन रिवील ना हो। तो आरिस कहने लग जाता है कि मारियस ये तुम क्या कर रहे हो, ऑर्डर्स देना काम मेरा है। तो मारियस कहता है कि अगर तुम्हारे भरोसे रहे तो ऑर्डर्स देने के लायक भी नहीं बचेंगे। और इसी दौरान हेस्टिया वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही होती है और गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाती है, जो देखकर बेल उसे बचाने कूद जाता है और अभी दोनों को बचाने एज भी खाई में जंप करती है। इसके बाद हेस्टिया को होश एक कमरे में आता है जहाँ पर बेल भी था और वो बताता है कि उन लोगों को एज ने सेव किया है और वो भी माउंटेन विलेज में मेयर के घर पे है। हेस्टिया फिर माफ़ी मांगती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो गया। और तभी मेयर कार्म वहाँ पर आते हैं और हेस्टिया को देख उन्हें एक शौक जैसा लगता है। वो कहते हैं कि हेस्टिया ठीक होने तक यहाँ पर रह सकती है। और फिर थोड़ी देर के बाद एज वापस आकर बताती है कि आरएस आर्मी आसपास नहीं दिख रही और अभी दूसरी ओर कार्म एक एम्ब्लेम को देख रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे बेल हेस्टिया को खाना खिला रहा होता है और कहता है कि यह विलेज बहुत ही अच्छा है और यहाँ के लोग भी बड़े ही अच्छे हैं। वैसे आज अच्छी हार्वेस्टिंग के लिए एक फेस्टिवल रखा गया है और सभी लोग उसी के ही तैयारी में लगे हुए हैं। हेस्टिया कहती है कि बेल को हेल्प करनी चाहिए क्योंकि वो मदद के बदले इतना तो कर ही सकते हैं। और बेल मदद करने जा रहा होता है और वो तभी एज को भी देखता है, जो कि इस कॉस्ट्यूम में बहुत ही प्यारी लग रही थी, और दोनों चलकर प्रिपरेशन में हेल्प करने लगते हैं। इसी बीच उन्हें ब्लैक ड्रैगन के स्केल्स के बारे में पता चलता है, जो कि तब गिरी थी जब ड्रैगन ओराडियोस के ग्रेट हीरो से डर के भाग रहा था और ड्रैगन नॉर्थ की ओर चला गया। लेकिन यहाँ पर उसके कुछ स्केल्स गिर गए जिन्हें कि यहाँ पर वर्शिप किया जाता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से कोई भी मॉन्स्टर डर के यहाँ पर आता ही नहीं। वैसे यहाँ पर टोटल 10 स्केल्स गिरे हैं। बेल सोचने लग जाता है कि उसने ऐसे ही ड्रैगन की एक स्टोरी पढ़ी थी और तभी बेल देखता है कि एज किसी वजह से इन्हें देखकर गुस्से में थी। खैर इसके बाद शाम को कार्म कहते हैं कि उन्हें कुछ बात करनी है और वो उसे एक एम्ब्लेम दिखाते हैं जो कि उसे फैमिलिया की है, जिसमें कि वो पहले हुआ करते थे। गॉडेस उनसे बहुत ही प्यार करती थी और वो भी, और दोनों ने वादा किया था कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन कार्म ऐसा कर ना सके। मॉन्स्टर के अटैक से बचाने गॉडेस खुद सामने आ गई और उनकी डेथ हो गई और वो हेवन वापस चली गई। और टाइम के साथ कार्म यहाँ पे आ गए और रीना वो एडॉप्टेड है और वो इसी विलेज की है। कार्म एडवाइस करते हैं कि अपने गॉडेस का हमेशा ही ध्यान रखना ताकि मेरी तरह तुम्हारे पास कोई भी रिग्रेट ना रह जाए। वहीं दूसरी ओर अभी हेस्टिया बिल्कुल ही ठीक हो चुकी थी, लेकिन वो ऐसे ही रहने का डिसाइड करती है ताकि उसे बेल की ऐसी ही अटेंशन मिलती रहे।
तभी एज उसके लिए डिनर लेकर आती है और हेस्टिया उसे बचाने के लिए शुक्रिया भी कहती है। इसी के साथ वो ये भी पूछती है कि वो बेल को लेकर क्या सोचती है। तो एज कहती है कि वो बिल्कुल एक रैबिट जैसा लगता है, क्योंकि वो सच में बेल को लेकर वो सब कुछ फील ही नहीं करती, जिससे कि हेस्टिया बहुत ही खुश होती है कि वो एज पे भरोसा कर सकती है। इसके बाद तीनों फेस्टिवल अटेंड करते हैं जहाँ पे हार्वेस्ट डांस हो रहा था और इसमें एक अनमेरिड लड़का एक लड़की को डांस के लिए अप्रोच करता है और अगर वो लड़की एक्सेप्ट करती है मतलब कि दोनों यहाँ से लवर्स बन जाते हैं। और इसे हेस्टिया के दिमाग में एक आइडिया आता है और क्योंकि लोग भी कह रहे होते हैं तो हेस्टिया कहती है कि वो डांस तो कर सकती है मगर बेल को उसे डांस के लिए पूछना पड़ेगा और ऐसा करने पे वो बेल को पहले के लिए भी माफ कर देगी। और क्योंकि कार्म ने भी कहा था कि हमेशा हेस्टिया का ध्यान रखना, तो बेल उसे डांस के लिए इनवाइट करता है और दोनों मिलकर यहाँ पे डांस करते हैं। बेल फिर सोच रहा होता है कि पता नहीं कि वो और हेस्टिया कितने दिन एक साथ रहेंगे, क्योंकि बेल तो मोर्टल है और उसे किसी दिन मरना ही है। तभी खबर आती है कि कार्म की तबीयत बहुत ही खराब हो गई है, इसलिए सभी लोग उसे देखने के लिए आते हैं और कार्म हेस्टिया को देखकर कहते हैं कि वो बिल्कुल ही ब्रिगेड जैसी लग रही है। तो हेस्टिया बताती है कि वो दोनों हेवन में बेस्ट फ्रेंड थे। कार्म बताते हैं कि ब्रिगेड बहुत ही अच्छी थी और उसने उनके जैसे किसी से प्यार किया था। और कार्म पूछते हैं कि अगर वो हेवन जाते हैं तो क्या वो ब्रिगेड से दोबारा मिल पाएंगे। तो हेस्टिया बताती है कि बिल्कुल, क्योंकि ब्रिगेड बहुत ही ऑब्सेसिव है। और फिर हेस्टिया कहती है कि मुझसे प्यार करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और वो बिल्कुल ही ब्रिगेड जैसे दिख रही थी। कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और ये देखकर कार्म बड़े ही खुश होते हैं, उनके आंखों में आंसू आ जाता है और वो भी आई लव यू कहते हैं और यही उनके आखिरी शब्द बन जाते हैं। तो क्या ब्रिगेड जब मरने के बाद हेवन गई थी, क्या वो हेस्टिया बनकर ही वापस आई है? ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसके बारे में कुछ भी क्लैरिफाई किया नहीं गया है। और अभी कुछ देर के बाद बेल पूछते हैं कि क्या कार्म ब्रिगेड से मिल पाएंगे। तो हेस्टिया बताती है कि मुश्किल है, क्योंकि डेथ के बाद एक सोल सब कुछ भूल जाती है और उसे फिर से लोअर वर्ल्ड यानी इस अर्थ पर भेज दिया जाता है। हेस्टिया पूछती है कि क्या उसे लगता है कि गॉडेस और ह्यूमंस को प्यार करना नहीं चाहिए, क्योंकि बस ह्यूमंस की लाइफ कम होती है। तो बेल बताता है कि जब उसके ग्रैंडपा की डेथ हुई थी वो बस रोए जा रहा था, हर दिन रोता था, लेकिन वो अभी सब कुछ भूलकर बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। लेकिन गॉड्स वो इटर्नल है और उन्हें ये दर्द हमेशा के लिए सहना पड़ेगा। और फिर हेस्टिया बेल को समझाती है कि उनकी लाइफ स्पेन अलग हो सकती है, लेकिन वो हमेशा ही उसके साथ होगी। बेल दादाजी बन गया होगा और हेस्टिया तभी उसके साथ ही होगी। अगर डेथ उन्हें अलग कर भी देती है वो फिर से उसे ढूंढ लेगी, चाहे 10 साल लगे या फिर 1000 साल, वो उसे जाने नहीं देगी। और जब भी बेल हेस्टिया को मिलेगा वो उसे पूछेगी कि क्या तुम मेरे फैमिलिया का हिस्सा बनोगे। और अभी इन बातों से बेल बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर रोने लग जाता है। कहता है कि वो चाहता है कि वो दोनों हमेशा एक साथ रहे और वो हेस्टिया से दूर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता। और हेस्टिया भी कहती है कि वो हमेशा एक साथ ही रहेंगे। और फिर नेक्स्ट डे वो कार्म के ग्रेव के सामने प्रे करते हैं और ओरारियो वापस चलते हैं। बेल कहता है कि वो यहाँ पर दोबारा आना चाहेगा, तो एज कहती है कि मुझे भी लेते आना। और हेस्टिया भड़क जाती है, कहती है कि उसे दूरी रहो। और वैसे अभी तक आरएस को पकड़ लिया गया है और तीनों के वापस आने से सभी बहुत ही ज़्यादा खुश भी हैं। लेकिन आखिरी सीन में हमें डंजिन के वॉल्स में से एक लड़की को बाहर आता हुआ दिखाया जाता है, जिसके फोरहेड पे एक रेड क्रिस्टल थी, जो कह रही होती है कि ये मैं कहाँ पे आ गई हूँ।